Hello students, welcome to this particular topic of functions and graphs। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। जेई की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। फंक्शन का टॉपिक अगर वीक है तो आज हम लोग स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास करेंगे। क्लास थोड़ी सी लंबी रहेगी। फंक्शन का हम लोग बेसिक करेंगे। रिलेशन के बाद अब हम लोग आए हैं फंक्शंस पे। फंक्शंस का हम लोग बेसिक करेंगे, उसके बाद अपना स्टार्ट कर लेंगे हम लोग फंक्शन के बेसिक के बाद अपना स्टार्ट करेंगे फंक्शंस के ग्राफ्स। जो भी हम लोगों ने पर्टिकुलर ग्राफ पढ़े हैं, आप लोगों ने ग्राफ पढ़े होंगे, हम लोगों ने ग्राफ पढ़ाए भी हैं, सारे ग्राफ आप लोगों ने लगभग पढ़ भी लिए होंगे। तो आज हमारे तरीके से समझिए ग्राफ होता कैसा है, तो समझ में आएगा, शायद और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम कैसे समझाते हैं। ठीक, तो आज का टॉपिक हमारे पास क्या है, फंक्शंस एंड ग्राफ। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आप कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट मिस ना करें। और साथ ही में मैं आपको ये बता देता हूँ, ये भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको साथ में ही दे देता हूँ कि हमारे टेलीग्राम चैनल में क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है, चल रही है। पर डे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। संडे ऑफ रहता है, उस दिन क्वेश्चन नहीं मिलता है आपको। तो पर डे आपको एक क्वेश्चन मिलता है जेईई मेंस और एडवांस रिलेटेड। आप उसको सॉल्व करेंगे। जो भी आपका आंसर आएगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैंने यूट्यूब के भी कम्युनिटी पोस्ट में इसको पोस्ट किया है आज का, और साथ में मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने उसको सेंड कर दिया है। चैनल पे भी सेंड कर दिया है। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो आप वहाँ विज़िट करके ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ वाईटी में भी मैंने कम्युनिटी पोस्ट कर दी है। आप वहाँ पे भी कमेंट बॉक्स करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आंसर आपका आया है। और हमारे पास इसका सोल्यूशन कब आएगा, तो इसी चैनल पे इसका सोल्यूशन आपको रात को उसी दिन मिल जाएगा, लगभग 8 बजे के आसपास। तो हम लोग ये वाली सीरीज़ भी चला रहे हैं, तो आप लोग अगर इससे नहीं जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं जेईई मेंस और एडवांस से रिलेटेड। देखिएगा, ज्वाइन करिएगा, अच्छा लगेगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी फ्री हैंड क्लास है आज। सबसे अच्छी बात, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना पहला टॉपिक, जो कि हम लोगों को बताना है क्या, फंक्शंस। पता ही है फंक्शंस क्या होते हैं सभी को। तो सबसे पहले हम बताएंगे क्या, बहुत ही अच्छी बात बताएंगे। सबसे पहले हम बेस कवर करेंगे। हम लोगों ने रिलेशन पढ़ लिया था। सभी लोगों ने रिलेशन पढ़ा है कि नहीं? जिन लोगों ने मेरा रिलेशन का वीडियो नहीं देखा तो वो पहले रिलेशन के वीडियो विजिट करके देख लेंगे। उसके बाद अगर ये वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी से समझ में आएगा। ठीक, तो रिलेशन होता क्या था, आप लोगों को पता था रिलेशन क्या था? कार्टेशियन प्रोडक्ट का था, सबसेट था किन्हीं दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का। रिलेशन आर क्या था? सबसेट था किन्हीं दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ये लोग हम लोग देख चुके थे। तो हमने बताया था कि रिलेशन इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ सेट विच इज़ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। बस रिलेशन से इंटर रिलेटेड है क्या, फंक्शन। अगर रिलेशन नहीं समझ में आया है तो फंक्शन भी नहीं आएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो आप लोग अगर रिलेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से डिकोड कर लेते हैं तो आपको फंक्शन समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो रिलेशन में हम लोग ऐसे डिफाइन करते थे कि रिलेशन आर कोई इस प्रकार का सेट होगा जिसमें हमारे पास एक्स कॉमा वाई टाइप के क्या आएंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट आएंगे, जिसमें एक्स वाला ए का होगा और वाई वाला बी का होगा, और पर्टिकुलर कोई ना कोई एक्स एंड वाई के बीच में रिलेशन होना चाहिए। और वो रिलेशन यहाँ पे लिख दिया जाता है। वो जो रिलेशन होगा एक्स और वाई के बीच में वो लिख दिया जाएगा, इक्वालिटी इनइक्वालिटी न, वो भी कुछ भी हो सकता है। मतलब कुल मिला के एक्स और वाई के बीच में कोई ना कोई रिलेशन स्टेबलाइज होगा। उस टाइप का रिलेशन ऑक्यूपाई करने वाले जितने भी एलिमेंट्स होंगे सेट में, वही इनमें ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आएंगे। अन्यथा और भी कोई एलिमेंट या और कोई भी ऑर्डर्ड पेयर इस फॉर्म में नहीं आएगा। दूसरी बात बता देना चाहता हूँ यहाँ पे कि ये जो हमारे पास एलिमेंट लिखे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। वो एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स। तो ये हमारे पास कुछ पुरानी वाली बातें हो जाएंगी। इन पुरानी वाली बातों को करने के बाद स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। ये हमारे पास आज की पुरानी बात है। 1 सेकेंड। हाँ, ये हमारे पास आज की पुरानी बात हो गई है। पुरानी बात करने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का अपना टॉपिक। आज का अपना टॉपिक क्या है बेटे? आज का अपना टॉपिक है फंक्शंस। तो पुरानी बातों को करते हैं साइड में, अपना टॉपिक करते हैं आज का साइड में करते हैं। हाँ, पुरानी बातों को करते हैं साइड में, आज का अपना टॉपिक पढ़ाते हैं। सबसे अच्छा टॉपिक है क्या, फंक्शन। क्या होता है फंक्शन, मैं लिखने का प्रयास करूंगा, समझिए। अ फंक्शन
इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि फंक्शन क्या होता है, स्पेशल टाइप होता है किसी एक रिलेशन का। अब यहाँ से बात आती है, सर फंक्शन जो है स्पेशल टाइप है रिलेशन का, तो कौन सी स्पेशलिटी ये रखता है जिससे वो मतलब रिलेशन से डिस्टिंग्विश होता है। भाई कौन सी स्पेशलिटी रखता है जिससे वो जो फंक्शन है ना वो रिलेशन से डिस्टिंग्विश होता है, तो वो हमें स्पेशलिटी बता दो सर। तो हम बता रहे हैं सर कि रिलेशन मान लीजिए, लेट आर बी अ रिलेशन, आर बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। मान लेते हैं ए से बी में कोई एक रिलेशन है, लेट अस सपोज दैट, ठीक। तो ये हमारे पास पहला वाला सेट हो जाएगा, ये हमारे पास दूसरा वाला सेट हो जाएगा। हमें करना क्या है, फंक्शन को डिफाइन करना है। तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हमने बताया क्या है कि सबसे पहली स्पेशलिटी ये होती है कि ऑल दी, आराम से समझिएगा, ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट having a unique image in second set, unique, one second, unique image, unique image in second set, फर्स्ट सेट। क्या कह रहे हैं सर, फर्स्ट सेट सेकंड सेट कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा सुनो, हम लोग जैसे रिलेशन लिखते थे तो रिलेशन लिखते थे फ्रॉम ए टू बी, लिखते थे या नहीं। तो ये जो हमारे पास सेट है उसको हमने नाम दिया है, लेट अस सपोज दैट फर्स्ट सेट, जहाँ से रिलेशन डिफाइंड होगा। और इसको हमने नाम दे दिया है सेकंड सेट, जिस तरफ रिलेशन वो डिफाइंड होगा, क्योंकि हम लोग रिलेशन लिखते थे ए टू बी, तो सेकंड सेट हमारा बी हो जाएगा, फर्स्ट सेट हमारा ए हो जाएगा। ये सारी स्पेशलिटी ये खाली दिखाता है और कुछ नहीं दिखाता है। ये हमारे पास सारी स्पेशलिटी दिखाएगा। पहली बात तो स्पेशलिटी में कहता क्या है कि ऑल दी एलिमेंट्स, सबसे पहली बात ये कही गई कि ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट, पहले सेट में जितने भी एलिमेंट्स लिखे हैं सबकी इमेज होनी चाहिए सेकंड सेट में, और वो भी होनी कैसी चाहिए बेटा, वो होनी चाहिए यूनिक। समझ में आया क्या कहना चाहता है? कहना ये चाहता है कि अगर हमारे पास कोई भी रिलेशन डिफाइंड हो रहा है तो वो रिलेशन हमारे पास फंक्शन कब होगा, तो फंक्शन तभी होगा जब पहले सेट के सारे एलिमेंट की इमेज हो सेकंड सेट में। कोई दिक्कत? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट हैविंग अ यूनिक इमेज इन सेकंड सेट। बोल मैं इन ही रहा था और लिखा मैंने इज है, बताओ, ठीक। तो यहाँ कहा गया है हैविंग इन सेकंड सेट, ठीक। तो हमने कहा क्या है आपसे कि जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं पहले वाले सेट में, अगर उनकी यूनिक इमेज है सेकंड सेट में, तो वो जो हमारे पास रिलेशन है वो क्या होने लगेगा, फंक्शन होने लगेगा। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक? अब कह रहे हैं सर मास्टर ये बताइए कुछ समझ में आया नहीं है, मतलब थोड़ा अच्छे से बताइए। मैंने कहा ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम से बता देता हूँ। हम लोगों ने रिलेशन जब पढ़ा था, समझिएगा इस बात को, हम लोगों ने जब रिलेशन पढ़ा था तो हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था एरो डायग्राम, पढ़ा था सभी ने एरो डायग्राम, सभी ने एरो डायग्राम पढ़ा था, ऐसी कोई मतलब वो नहीं है, सभी ने एरो डायग्राम पढ़ा था। तो एरो डायग्राम में हम लोगों ने देखा क्या था कि दो सेट थे हमारे पास, कि हमारे पास दो सेट थे, दोनों के बीच में क्या चलता था, एरो, दोनों के बीच में क्या चलता था, एरो। अगर मान लेते हैं ये वाला सेट हमारे पास ए है, ये वाला सेट हमारे पास क्या है, बी, तो ये पहला सेट है, ये हमारे पास कैसा है, दूसरा सेट है, ठीक। हमने मान लिया ऐसे सपोज करा है कि ऐसे हमारे पास कोई एलिमेंट्स रखे हुए हैं, ठीक, और इनकी हमारे पास कुछ पांच नहीं एलिमेंट, इनकी हमारे पास कुछ इमेज बन रही है, इनकी हमारे पास कुछ इमेज बन रही है। अब वो इमेज क्या बताती हैं सर, समझिएगा। हमने कहा इसकी कुछ इमेज बन रही है, एक तो मैं कलर चेंज करता हूँ लेकिन कलर चेंज नहीं होता, इसमें प्रॉब्लम बहुत हो जाती है। कलर मैं चेंज करता हूँ, मैंने कहा ये इसकी कोई इमेज बन रही, मैंने कहा ये इसकी कोई इमेज बन रही, मैंने कहा ये इसकी कोई इमेज बन रही, मैंने कहा ये इसकी कोई इमेज बन रही है। अब मुझे बताइए आप लोग
कि ये जो हमारे पास पेयर लिखे हुए हैं, ये जो हमारे पास एरो डायग्राम बना हुआ है, क्या ये फंक्शन के स्पेशलिटी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। मैं बात खाली पूछना चाहता हूँ कि ये फंक्शन की स्पेशलिटी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। मैंने कहा क्या है कि मान लिया इस सेट में 4 ठो एलिमेंट है, चारों की इमेज कहीं ना कहीं बन रही है। पहली बात तो कहा गया ऑल दी एलिमेंट्स, तो हाँ ऑल दी एलिमेंट्स तो हो रहे हैं और सभी की यूनिक इमेज ही बन रही है। यूनिकनेस का मतलब क्या होता है कि सिर्फ ये याद रखिए कि एक एलिमेंट की एक इमेज, मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे ही, एक एलिमेंट एक इमेज, बस इतनी सी चीज़ आप याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। एक एलिमेंट एक इमेज, ठीक। जैसे एक देश एक आपको राशन कार्ड ये सब चलता है, बस वैसे ही याद रखिए आप लोग, ठीक, कि एक एलिमेंट तो एक इमेज, बस छोटी सी बात कही गई। यूनिकनेस का मतलब सिर्फ इतना ही होता बेटे कि एक एलिमेंट हो तो एक ही इमेज होनी चाहिए। तो ऑल दी एलिमेंट्स, हाँ सर सारे एलिमेंट्स इसमें पेयर हो रहे हैं, सबकी इमेज सेकंड सेट में बन रही है और साथ ही में यूनिक भी हो। यूनिक का मतलब है एक एलिमेंट एक इमेज, बस खत्म यहाँ से काम। सिर्फ और सिर्फ इतना समझना है आपको कि एक एलिमेंट एक इमेज, और इससे ज़्यादा कुछ समझना ही नहीं है सर, आपको कुछ नहीं समझना है। फंक्शन होगा, जो रिलेशन दिया जाएगा वो फंक्शन होगा। कब होगा बता दिया कि पहले सेट के सारे एलिमेंट की इमेज हो और साथ में उन एलिमेंट्स की जो इमेज बन रही है वो यूनिक हो। यूनिक का मतलब एक एलिमेंट एक इमेज, यूनिक का मतलब एक एलिमेंट एक इमेज। कहा सर समझ में नहीं आया। मैंने कहा फिर से समझाता हूँ सर आपको, मैं फिर से समझाता हूँ भी। कहा सर समझा दीजिए अच्छा लगेगा, और मैंने कहा फिर समझाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझते रहेंगे जब तक नहीं आएगा। मैंने कहा कि आपसे कि मान लीजिए लेट अस सपोज दैट हमारे पास फिर से 4 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट और यहाँ पे भी कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक। हमने कहा हमारे पास एरो बन रहे हैं, हमारे पास एरो बन रहे हैं सर। हमने कहा ये एक एरो बन रहा है, बन रहा, उसके बाद कई सारे एरो बन रहे हैं। लेट अस सपोज दैट हियर वी हैव एक ये एरो बन रहा हमारे पास, ठीक, और एक ये हमारे पास एरो बन रहा, ठीक, और एक ये एरो हमारे पास बन रहा, एक ये एरो बन रहा। और इस एरो में एक प्रॉब्लम हो गई है कि ये हमारे पास इस वाले एलिमेंट को इमेज दिखा रहा। अब बताओ ये फंक्शन होगा या नहीं। अब बताइए ये फंक्शन होगा या नहीं होगा। तो छोटी सी बात आप समझिए, फिर से इस लाइन को दोहराइए। क्या कहा गया है, ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट हैविंग अ यूनिक इमेज इन सेकेंड सेट। सबसे पहली बात, ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट, पहले सेट के सारे एलिमेंट की इमेज बन रही है या नहीं बन रही है। कहा सर बन तो रही है, सारे एलिमेंट्स का पेयर तो जा रहा है उसमें। यूनिक का मतलब एक एलिमेंट एक इमेज, ठीक, एक एलिमेंट एक इमेज, एक एलिमेंट एक इमेज, एक एलिमेंट एक इमेज, एक एलिमेंट एक इमेज। देखना कहाँ से है, देखना कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट सेट। सेकेंड सेट से ना देखने लगना अभी, हाँ कहीं तो हाँ इधर से देख लो, एक एलिमेंट एक इमेज, ये प्री इमेज होती है। इमेज कहा गया है तो पहले सेट से दूसरे सेट की तरफ देखना है, प्री इमेज का है तो दूसरे से पहले की तरफ देखना है, बस छोटी सी बात है। तो जब भी हम बात कहेंगे इमेज की तो पहले से किधर की तरफ जाना है, दूसरे की तरफ जाना है। अगर बात कहीं पे भी कह दी जाए प्री इमेज की तो दूसरे सेट से पहले सेट की तरफ आना है। शायद मैं समझा लिया हूँ आप लोगों को, समझ गए आप लोग कि ये पॉसिबल है। तो ये फंक्शन होगा, ये भी फंक्शन होगा। अब फंक्शन कैसा नहीं दिखेगा भाई, ऐसा भी तो कंडीशन बहुत लोग कहेंगे भाई ये सब तो फंक्शन बता दियो, ये सब दिख रहा है, ये सब फंक्शन हो गए, तो ऐसी कौन सी कंडीशन है कि वो फंक्शन नहीं दिखेगा, ऐसा बताओ भी तो। मैंने कहा बस जस्ट अभी बताता हूँ सर आपको। तो मेरे पास सेकंड कंडीशन आती है बेटे। सेकंड कंडीशन क्या कहती है, लेट अस सपोज दैट कि हमारे पास ये फिर से एक डायग्राम दिया गया
उसमें ये हमारे पास पहला सेट आ जाएगा, ठीक। और इसी के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, दूसरा सेट आ जाएगा, दैट इज़ सेकंड सेट। अब ये हमारे पास सेकंड सेट आ गया, ठीक। हमने एलिमेंट्स रखे, फिर मैंने इमेज बनाने की प्रयास की, तो मैंने एलिमेंट्स रख दिए सर, ठीक। या तो सारे एलिमेंट हमारे पास ना दिखे, याद रखेंगे, या तो हमारे पास सारे एलिमेंट की इमेज ना बने, या तो ये कंडीशन आ जाए। कौन सी कंडीशन, यहाँ देखिएगा कि हमने कहा ये वाली इमेज सर बन रही, हमने कहा ये भी इमेज बन रही सर, हमने कहा ये भी इमेज बन रही है, हमने कहा इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है कि एक एलिमेंट रखता हूँ तो 2 आउटपुट आते हैं। हमने कहा क्या है कि एक एलिमेंट रखता हूँ तो 2 आउटपुट आते हैं। मैंने कहा सर कुछ गड़बड़ तो लग रही है, क्या गड़बड़ लग रही सर बताइए। मैंने कहा फिर से डेफिनेशन पढ़ो। कहा गया है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट हैविंग यूनिक इमेज, पहले सेट के सारे एलिमेंट की इमेज बन रही है। हाँ सर बन तो रही है, एरो तो सबसे जा रहे हैं। दूसरी बात, यूनिक कहा गया, इसका मतलब एक एलिमेंट एक इमेज। कहाँ से देखना है, पहले सेट से देखना है। कहाँ से देखना है, पहले सेट से देखना है सॉरी। तो पहले सेट में हमारे पास एलिमेंट्स दिए हुए हैं, वहाँ से अगर हम देखेंगे तो पहले सेट की एक इमेज, एक एलिमेंट की एक इमेज, एक एलिमेंट की एक इमेज, एक एलिमेंट की एक इमेज, एक ऐसा एलिमेंट लिखा है जिसके 2 एरो दिख रहे हैं। 2 एरो का मतलब 2 इमेज पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है। बस ऐसी कंडीशन जहाँ पे आ जाएगी वो फंक्शन नहीं होगा, वो फंक्शन नहीं होगा। समझ रहे हैं इस बात को, क्या कहना चाहता हूँ मैंने कहा क्या है कि कोई भी फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होगा। कब होगा, कि जितने भी एलिमेंट हैं हमारे पहले सेट के, उनकी यूनिक इमेज होनी चाहिए। पहली बात तो सारे एलिमेंट का पेयर हो, और दूसरी बात कि वो यूनिक इमेज रखते हो। मतलब यूनिक का मतलब है एक एलिमेंट एक इमेज, एक एलिमेंट एक इमेज। कहाँ से देखेंगे हम लोग, फ्रॉम फर्स्ट सेट में, फ्रॉम फर्स्ट सेट से। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? तो ये हमारे पास फंक्शन हो जाता है। तो फंक्शन आपको समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ कि सभी को समझ में आ गया होगा। मैं फिर से रिपीट कर दूंगा कि फंक्शन हमारे पास एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है। पहली बात तो आपको ये याद रखना है, और वो जो हमारे पास स्पेशलिटी इसमें दी गई है, उस स्पेशलिटी का मतलब हमारे पास अगली लाइन में लिखा हुआ, वो जो स्पेशल टाइप है वो ये हमारे पास स्पेशलिटी है। क्या स्पेशलिटी है, कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ पहला सेट मतलब फर्स्ट सेट हैविंग अ यूनिक इमेज इन सेकेंड सेट। पहली बात तो सारे एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, ठीक। पहली कंडीशन, जैसे इसमें लिखा है एक एलिमेंट एक इमेज, इससे कंडीशन ये आती है कि पहले सेट के सारे एलिमेंट की इमेज हो। पहले सेट के सारे एलिमेंट की इमेज, सारे एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, सबसे पहली बात, ठीक। और यूनिक का मतलब क्या है बेटा, बता चुके हैं आपको कि एक एलिमेंट एक इमेज। क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? तो ये हमारे पास फंक्शन होता है। अगला टॉपिक हमारे पास आता है इसी फंक्शन के बेस पे, जिसको हम लोग बोलते क्या है, दैट इज डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन, ठीक। तो ये हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है। अच्छा, बहुत लोग सोचते हैं सर हम लोग फंक्शन को समझ नहीं पाते हैं, बहुत कठिन होता है फंक्शन, बहुत कठिन होता है फंक्शन। तो मैंने कहा सर फंक्शन ही सबसे सरल है, और फंक्शन हमारे लिए कैलकुलस का बेस है। मान के चलिए अगर आप फंक्शन पढ़ लेते हैं तो मेरा मानना ये है कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि हम लोग फंक्शन के बेसिस पर ही उसको सॉर्ट आउट कर देंगे। मतलब दूसरे टॉपिक की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कभी कभी तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन को देख के ही, फंक्शन और ऑप्शन को देख के ही मतलब गलत कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे और अपने आंसर की तरफ पहुंच जाएंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है ये फंक्शन। अच्छा, हमसे कहा गया सर आप ये बताइए कि ये फंक्शन आप कह रहे हैं, हम लोगों ने बहुत सारी जगह फंक्शन का नाम सुना हुआ है कि ये फंक्शन हो रहा है, वो फंक्शन हो रहा है, और ये एक प्रकार का फंक्शन होता है, ठीक। तो ये फंक्शन होता क्या है? समझिए, फंक्शन हमारे पास क्या होती है, एक टाइप की मशीन होती है। समझिए, फंक्शन हमारे पास क्या है, एक टाइप की मशीन है। कहा सर मशीन है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन मशीन तो
किसी बेसिस पे काम करती है, किसी स्ट्रक्चर पे काम करती है। तो मैंने भी कहा कि दिस इज अ स्ट्रक्चर, दिस इज अ स्ट्रक्चर। मैंने भी यही कहा है कि ये भी एक टाइप का क्या है, स्ट्रक्चर ही है। कहा सर समझ में नहीं आया कि स्ट्रक्चर है ये कैसा स्ट्रक्चर? तो मैंने कहा ये स्ट्रक्चर है इनपुट आउटपुट रिलेशन का। ये स्ट्रक्चर कैसा है, इनपुट आउटपुट रिलेशन का। कहा सर कुछ कुछ तो समझ में आ रहा है। क्या कहना चाहते हैं अब कि मतलब ये एक टाइप की मशीन है, जो मशीन ऐसा स्ट्रक्चर रखती है जो इनपुट और आउटपुट के साथ खेलती है। मैंने कहा बस बेटा बस आप समझ गए कि इनपुट आउटपुट के साथ खेलने वाली जो हमारे पास मशीन है ना, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, फंक्शन। उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, फंक्शन। बस यहाँ से एक टॉपिक और आता है, डोमेन रेंज। समझिएगा फंक्शन होता क्या है हमारे पास। बहुत लोगों ने फंक्शन पढ़ा भी हुआ है, मतलब बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, छोटा मोटा टॉपिक नहीं है ये, बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ फंक्शन है ये। तो हम लोग कई सारी चीज़ें जब पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हमारे पास लेट अस सपोज दैट हमारे पास ये दिया हुआ है, हमने एक मशीन बनाई है। समझिए हमने क्या बनाई है बेटे, मशीन बनाई है। समझिएगा इस मशीन को, बहुत ही अच्छी मशीन है ये, ठीक। हमने ये एक मशीन बनाई है, 1 सेकेंड। ये हमारे पास कोई मशीन है, मान के चलेंगे कोई भी एक मशीन है, ठीक। तो हमारे पास ये अपनी मशीन हो जाती है जिसमें गिव एंड टेक का कॉन्सेप्ट चलता है, मतलब इनपुट और आउटपुट का। वही गिव एंड टेक का कॉन्सेप्ट मैं बताना चाहता हूँ कि लेट अस सपोज दैट हमारे पास ये मशीन है, थोड़ी सी मशीन टेढ़ी मेढ़ी बनी हुई है, बट कंप्रोमाइज़ करिएगा थोड़ा सा। ये मान लीजिए हमारे पास कोई मशीन है, ठीक। ये ऐसी मैथमेटिकल मशीन है जिसको हम लोगों ने नाम दिया है क्या, फंक्शन। जिसको हम लोगों ने नाम क्या दिया है, फंक्शन। कहा सर ठीक है लेकिन थोड़ा अच्छे समझाओ। मानो हमारे पास लेट अस सपोज दैट ये हमारे पास कोई ये भी एक मशीन है, जैसे हमारे पास जूसर मशीन होती है, जैसे हमारे पास वॉशिंग मशीन होती है, ऐसी कई सारी मशीन्स हैं हमारे पास। कई सारी मशीन्स हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चलती है, मैकेनिकल अप्लायंसेस चलती हैं, कई सारी मशीन्स होती हैं। तो मशीन्स में इनपुट और आउटपुट के बीच में एक रिलेशन होता है, ठीक। तो यहाँ से हम कुछ ना कुछ इनपुट उसको देते हैं, यहाँ से हम लोग क्या देते हैं, कुछ ना कुछ इनपुट देते हैं। तो जो इनपुट देते हैं वो हमारे पास क्या कहलाता है, डोमेन। जो मशीन के रिगार्डिंग इनपुट होगा, रिगार्डिंग इनपुट अकॉर्डिंग टू दी मशीन। मशीन के रिगार्डिंग जो कुछ इनपुट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेन। और पर्टिकुलर डोमेन रखने पे जो भी हमारे पास आउटपुट आएगा, जो भी हमारे पास आउटपुट आएगा उसको हम लोग बेटे क्या बोलेंगे, रेंज। नथिंग एल्स, यही हमारे पास होता है फंक्शन। इनपुट आउटपुट का खेल होता है बस। फंक्शन एक प्रकार की ऐसी मशीन है जो सिर्फ इनपुट को आउटपुट में चेंज करना जानती है। तो वो किसी ना किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से करेगी, किसी ना किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से करेगी। कहा सर समझ में नहीं आया, मुझे फिर से समझाओ। मैंने कहा सर एक एग्जांपल आप लीजिए। लेट अस सपोज दैट हमारे पास एक मशीन है जो हमारे पास जूसर मशीन होती है, ठीक। इसको हम जेएम से लिखे थे, फालतू बड़ा नाम क्या लिखें। जूसर मशीन होती है, सभी के पास होती है, ठीक। तो जूसर मशीन के कुछ रिगार्डिंग डोमेन होते हैं भाई, कुछ रिगार्डिंग डोमेन सभी के पास होते हैं कि ये तो है नहीं कि हम मतलब गिट्टी पत्थर का हम लोग जूस बना लेंगे, ऐसा तो होता नहीं। तो कुछ ना कुछ रिगार्डिंग इनपुट्स होती हैं कि हम यहाँ पे फ्रूट्स रख सकते हैं, फ्रूट्स रख सकते हैं। तो जो भी हमारे पास जिसका भी जूस हमें पीना उसको रख सकते हैं। तो हम कोई ना कोई रिगार्डिंग इनपुट ही तो रखते हैं। उस रिगार्डिंग इनपुट के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आता है, उसका जूस मिल जाता है भाई, मिक्स करके उसका जूस मिल जाता है। तो इनपुट आउटपुट का खेल ही तो है, इनपुट और आउटपुट का खेल ही तो है, और कुछ तो है नहीं। अब जैसे हम लोग पेन का यूज़ करते हैं, तो पेन भी एक प्रकार का फंक्शन है, जो एक प्रकार की मशीन है भाई। पेन में हम लोग क्या करते हैं, पहले इंक के इनपुट देते हैं तो इंक का आउटपुट ही आता है, लेकिन एक डिज़ायरेबल वे में आता है। मतलब एक तरीका होता है कि ऐसे ही चल रहा है, ये नहीं कि ऐसे बहा दिया पूरी इंक, ये तो नहीं चल रही ना। तो जैसा हमें आउटपुट चाहिए उसी प्रकार का हमें इनपुट चाहिए। तो ये जो रिलेशन आता है ना, इनपुट आउटपुट का रिलेशन, यही हमारे पास फंक्शन हो जाता है। तो ये हम आम भाषा में समझते हैं इसको। एक प्रकार की मशीन है जो स्ट्रक्चर्ड होगी, जिसमें स्ट्रक्चर काम करेगा इनपुट आउटपुट के बीच के खेल का, ठीक। अब देखिए यहाँ पे तो हम लोगों ने ऐसा फंक्शन इसके हिसाब से पढ़ लिया था। अब हम लोगों ने एक नए तरीके से फंक्शन को समझा कि एक मशीन है, इनपुट आउटपुट रिगार्डिंग कोई फंक्शन चलेंगे, ऐसे ही चलता रहेगा। समझा कि नहीं? तो ये समझा हम लोगों ने
अब कहा रिगार्डिंग डोमेन का मतलब समझ में नहीं आया। मैंने कहा क्या है, ऐसा कोई भी डोमेन नहीं लेना है या फिर ऐसी कोई भी वैल्यू इसकी नहीं लेनी है जिस पे मशीन वर्क ना करे। अब बात आई समझ में, जिस पे मशीन वर्क ना करे, समझ रहे हैं ना इस बात को। जैसे हम लोग आयरन का यूज़ करते हैं, प्रेस करने वाला आयरन का यूज़ करते हैं, तो हम लोग जिसे मतलब जहाँ भी सिकुड़ी हुई चीज़ होती है उसको स्ट्रेट करने के लिए करते हैं कि नहीं। तो लकड़ी को तो प्रेस किया नहीं जाता कि लकड़ी को ही प्रेस करते हो, आयरन करते हो का कोई भी वुड को आयरन करता है क्या, ये बताएंगे। क्या वुड मतलब आयरन क्या वुड को स्ट्रेट कर सकता है क्या, कहीं सुकड़न उकड़न हो तो स्ट्रेट कर देगा, है कर देगा क्या। तो वो मतलब आयरन का डिज़ायरेबल इनपुट ही नहीं है। तो आयरन के डोमेन में क्या आती है, बट मतलब मुलायम चीज़ें जैसे कपड़े आते हैं, और पॉलीथीन को वो चिपका सकती है, आयरन कर सकती है, चिपका लेती है सर, होती है कि नहीं। तो डिज़ायरेबल डोमेन में क्या आता है, हमेशा नाम रखना क्या, जिस फंक्शन की बात करेंगे उसका हम बात करेंगे क्या, डिज़ायरेबल डोमेन। जिस भी फंक्शन की बात करेंगे उसमें हम बात करेंगे क्या, डिज़ायरेबल डोमेन। उसका मतलब क्या होता है, डिज़ायरेबल इनपुट। कौन डिज़ायर करेगा, अकॉर्डिंग टू द मशीन। मशीन के अकॉर्डिंग डिज़ायरेबल इनपुट जो होगा वही हमारे पास क्या हो जाएगा, अपना डोमेन। तो मैं साफ सीधी भाषा में क्या लिखूंगा, समझिएगा। मैं डोमेन को साफ सीधी भाषा और सुंदर भाषा में लिखूंगा क्या, समझिएगा इस बात को। मैं डोमेन में लिखना चाहूँगा कि द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज़, द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज़ in which function is defined, ऐसी सारी वैल्यूज लेनी है, उनका सेट बनाना है जहां पर हमारा फंक्शंस क्या होता है, डिफाइंड होगा। जो भी गिवन फंक्शन होगा जिस भी पर्टिकुलर वैल्यूज के सेट में डिफाइंड होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अपना डोमेन का सेट बोला जाएगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेन का सेट बोला जाएगा। और ऐसा कोई भी वैल्यू आ जाती है जिसमें फंक्शन डिफाइंड नहीं है, उसको हम लोग डोमेन के सेट में नहीं रखेंगे। क्या एक प्रॉब्लम यहाँ तक कोई। अच्छा फिर डोमेन, अच्छा रिस्ट्रिक्शन कहाँ पे आती सर, ये भी तो बता दीजिए, कहाँ पे ऐसी वैल्यूज़ हटेंगी जहाँ पे वो डिफाइंड नहीं होगा। तो ऐसी रिस्ट्रिक्शन आती है रेशनल फंक्शंस में और स्क्वायर रूट फंक्शंस में। ऐसी रिस्ट्रिक्शन कहाँ आती है, रेशनल फंक्शन में और स्क्वायर रूट फंक्शन में। उससे पहले हम लोग रेंज को भी समझ लेंगे। रेंज तो आप लोग समझ ही गए बहुत ही अच्छी तरीके से। रेंज का मतलब क्या, आउटपुट। अब देखिए डोमेन के हिसाब से ही रेंज बनेगा, भाई बात तो यही है। जिस हिसाब से डोमेन रहेगा उसी हिसाब से क्या बनेगी, रेंज बनेगी। तो आउटपुट ऑफ फंक्शन अकॉर्डिंग टू द डोमेन, अकॉर्डिंग टू द डोमेन, डोमेन के अकॉर्डिंग जो भी हमारे पास आउटपुट आएगा, इस बात को याद रखेंगे कि डोमेन के अकॉर्डिंग जो भी हमारे पास आउटपुट आएगा वो हमारे पास क्या कहलाता है, रेंज। मैंने यहाँ पे ये लिखा सेट ऑफ आउटपुट, सेट ऑफ आउटपुट ऑफ फंक्शन अकॉर्डिंग टू द डोमेन। डोमेन रखने के साथ साथ जो भी हमारे पास आउटपुट आएगा उसका हम लोग सेट बना लेंगे, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है बेटा, रेंज हो जाता है। तो यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम कि डोमेन रखे, डोमेन का मतलब क्या है, ऐसे इनपुट, डिज़ायरेबल इनपुट का अगर हम सेट बना लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, डोमेन। रेंज की बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू डोमेन, डोमेन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास आउटपुट आएगा उनका अगर हम लोग सेट बना लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, रेंज। अब ये जो बात होती है ना सर, ये हमारे पास ऐसी बात होती है कि हम लोग जैसे बच्चों वाली बात कर रहे हैं, मतलब बड़ों वाली बात कर रहे हैं, लेकिन बच्चों वाली बात में हम लोग इसको दूसरी तरीके से समझते हैं। बच्चों वाली बात में कैसे समझते हैं, समझिएगा कि हमने कहा क्या है कि हमारे पास जो भी फंक्शंस लिखे होते हैं, ठीक, हमने कहा अभी बताया है कि फंक्शन क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। फंक्शन क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है, जिसमें यूनिकनेस होगा, ये होगा। रिलेशन हम लोग कैसे लिखते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। वैसे ही हम लोग फंक्शन भी लिखेंगे। फंक्शन, भाई फंक्शन क्या है, स्पेशल टाइप है रिलेशन का, वो भी सबसेट होता है किसका, रिलेशन का। तो रिलेशन जिस फॉर्म में लिखा जाएगा उसी फॉर्म में तो फंक्शन भी लिखा जाएगा। तो फंक्शन अगर इसी फॉर्म में लिखा जा रहा है तो फंक्शन का सेट भी लेटर सपोज दैट हम लोग ऐसे बना सकते हैं कि फंक्शन मान लिया ऐसे भी तक डिफाइंड है, ठीक। और एफ हमारे पास कोई ना कोई यहाँ पे एक्स कॉमा वाई है, जहाँ पर एक्स हमारे पास पहले
सेट का एलिमेंट होगा, y हमारे पास दूसरे सेट का एलिमेंट होगा। हमने फॉर ऑल तो लिखा नहीं, मतलब सारे नहीं आएंगे, जो फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहे हैं वही आएंगे। तो हम लोग इसको डोमेन में लिखते क्या है, डोमेन इज द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट फॉर विच x कामा y इज मेंबर ऑफ f। मतलब जितने f में x कामा y होंगे उनमें पहले एलिमेंट का सेट अगर तुम बना लो तो वो क्या बन जाएगा, डोमेन। और सेकंड थिंग हमारे पास जो लिखी थी रेंज, उसको अगर मैं डिफाइन करूँ तो ऐसे करूँगा कि इसमें सेकंड एलिमेंट का सेट बना लो जिसमें ऑर्डर्ड पेयर में जो हमारे पास आता है फंक्शन के, उसका अगर हम सेट बना लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, रेंज। तो ये हमारे पास अपने पर्टिकुलर फंक्शन की जो हमारे पास आप कहेंगे क्या कह सकते हैं इसको, स्टैंडर्ड कंडीशन जो होती है वो ये होती है। 1 सेकेंड, मैंने इसको बड़ा कर दिया है, ये करना था मुझे, ठीक। तो ये हमारे पास फंक्शन की स्टैंडर्ड डोमेन और रेंज की स्टैंडर्ड डेफिनेशन दोनों हो गई। मैंने यहाँ से भी आपको बता दिया कि इस तरीके से कैसे आप लोग समझोगे डोमेन और रेंज के लिए, और इस तरीके से भी आप कैसे समझेंगे डोमेन और रेंज के लिए। ऐसे हम लोग समझेंगे जब एक्सप्रेशन दिया होगा, और ऐसे हम लोग तब समझेंगे जब हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में क्या दिया होगा, फंक्शन का सेट दिया होगा। तो दोनों चीज़ें हम लोग समझ चुके हैं। जैसे हमने बताया डिज़ायरेबल इनपुट लेना है, तो कब ऐसा होगा कि रिस्ट्रिक्शन आएगा, भाई कोई ना कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जब रिस्ट्रिक्शन आएगा। तो हम लोगों के पास दो रिस्ट्रिक्शन आता है, एक रेशनल फंक्शंस के लिए, एक आता है अपने पास रेशनल फंक्शंस के लिए, ठीक। पहला आता है रिस्ट्रिक्शन, कब आता है, रेशनल फंक्शन के लिए, रेशनल फंक्शंस। अच्छा, रेशनल फंक्शंस कब होंगे, अब ये बात तो आप लोगों को पता ही है रेशनल फंक्शंस कब होंगे, कि रेशनल फंक्शंस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इन द फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इन द फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जो भी हमारे पास लिखा होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, रेशनल फंक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन लगाते हैं, समझिएगा, यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगाते हैं। कौन सी कंडीशन लगाते हैं कि क्यू एक्स जो भी लिखा हो, मतलब डिनोमिनेटर में जो भी एक्सप्रेशन लिखा हो वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ये हम लोग कंडीशन लगाते हैं कि रेशनल फंक्शन हमेशा क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू होता है, मतलब पी एक्स अपॉन क्यू एक्स की फॉर्म में होता है। अलजेब्रिक पढ़ रहा है तो फंक्शन पढ़ रहा है तो अलजेब्रा में जाएंगे। तो पी एक्स अपॉन क्यू एक्स की फॉर्म में कोई भी अगर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो वो हमारे पास क्या होता है, रैशनल फंक्शंस होते हैं, ठीक। और रैशनल फंक्शन में कंडीशन लगाते हैं कि डिनोमिनेटर जो भी हमारे पास होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो होना चाहिए। बस यहीं से खेल आ गया कि हमें डिनोमिनेटर हमेशा क्या लेना है, नॉन ज़ीरो। अब ज़ीरो लेना क्यों नहीं है, तो आप लोग सभी जानते हैं कि ऊपर कोई भी वैल्यू हो सकती है और नीचे अगर ज़ीरो आ गया, नीचे अगर क्या आ गया, ज़ीरो आ गया, तो वो तो अनडिफाइंड देगा। क्या फंक्शन अनडिफाइंड होगा, क्या कोई भी मशीन अनडिफाइंड पे वर्क करेगी, क्या कोई भी मशीन अनडिफाइंड में वर्क करेगी, क्योंकि हमारे पास जितने भी फंक्शंस में हम लोगों को पढ़ना है वो सारे हम लोग फंक्शंस पढ़ेंगे रियल फंक्शंस। कौन से फंक्शंस पढ़ेंगे, रियल फंक्शंस। और जो रियल फंक्शंस होते हैं वो वर्क करते हैं रियल नंबर के सेट में। जो रियल फंक्शंस होते हैं, जो हम लोग फंक्शंस पढ़ेंगे, कौन सा पढ़ रहे हैं, रियल फंक्शंस। हम लोगों को जो पढ़ना है वो कौन सा फंक्शन पढ़ना है बेटा अपने कैलकुलस में, रियल फंक्शंस पढ़ने। और रियल फंक्शंस वर्क इन रियल नंबर सिस्टम। रियल फंक्शंस जो वर्क करेंगे वो किस में करेंगे, रियल नंबर सिस्टम में करेंगे। और रियल नंबर सिस्टम में हमारे पास जो भी नंबर्स होंगे वो माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट के बीच में होंगे, और ये दोनों भी नहीं होंगे। पहली बात तो यही है कि ये दोनों भी नहीं होंगे। इन दोनों के बीच में जो हमारे पास नंबर्स आएंगे उनमें ही वो फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड होगा। वही तो बात आती है ना सर, कि उनमें ही कोई फंक्शन क्या होगा, डिफाइंड होगा। तो जब हमारे पास इनफाइनाइट एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो हम लोग यहाँ पे ले भी नहीं सकते सर, क्योंकि इनफाइनाइट तो इस सिस्टम में है ही नहीं। अनडिफाइंड तो एक अप्रोच है, एक अजम्पशन है जहाँ पे नंबर्स एंड होते हैं। ये तो खाली अजम्पशन करी गई है कि नंबर्स यहाँ पे एंड होते होंगे, बस अजम्पशन है ये होता थोड़ी ना है। तो हम लोगों ने कह दिया कि अगर ये अनडिफाइंड हो नहीं सकता है तो नीचे वाला ज़ीरो ना हो खाली। कहाँ सर समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल बता दो। तो सबसे सस्ता एग्जाम्पल मैं अभी बताता हूँ आपको, जो आपको हर बुक में मिल जाएगा। एफ एक्स बराबर कहीं भी लिख दिया जाए 1/x-2। अब हमारे पास ये रेशनल फंक्शन की फॉर्म में है या नहीं, पहले आप मुझे ये बताइए कि ये जो हमारे पास समथिंग वाला, मतलब ये जो हमारे पास टर्म लिखा हुआ है, एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये हमारे पास रेशनल फंक्शन की फॉर्म का है या नहीं है। तो मैंने कहा हाँ, दिस इज़ अ रेशनल फंक्शन। मैं लिखूँगा यहाँ पे कि दिस इज़ अ रेशनल फंक्शन।
ये हमारे पास जो पर्टिकुलर टर्म दिया है वो हमारे पास क्या है, रैशनल फंक्शन। तो रैशनल फंक्शन में हम लोग जानते हैं कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे क्या, फॉर डिज़ायरेबल डोमेन, फॉर डिज़ायरेबल डोमेन या फॉर डोमेन लिख दूँ सीधा, डिज़ायरेबल में क्या फालतू इतना बवाल करूँगा। फॉर डोमेन के लिए हम लोग करेंगे क्या, जो हमारे पास x-2 है वो हमेशा क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो। जैसे ही हमने लिख दिया नॉन ज़ीरो तो हमारे पास जो पर्टिकुलर टर्म x लिखा था ना वो अब 2 के बराबर नहीं हो सकता है, वो अब 2 के बराबर नहीं हो सकता है। जैसे हमको पता चला x 2 के बराबर नहीं हो सकता, हम लोग फंक्शंस कैसे पढ़ते हैं, रियल। तो हम कोई भी रियल वैल्यूज़ रख सकते हैं, लेकिन क्या नहीं रखेंगे, 2, क्या नहीं रखेंगे, 2 नहीं रखेंगे। तो इसका मतलब हमारे जो पर्टिकुलर फंक्शन दिया गया उसका डोमेन क्या आ जाएगा। हम लोगों ने सेट में पढ़ा था कि रियल नंबर हम सब कुछ लेंगे, लेकिन हम लोग छोड़ देंगे किसको, 2 को। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा, सॉरी ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अपने एक्सप्रेशन का डिज़ायरेबल डोमेन हो जाएगा। ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अपने एक्सप्रेशन का डिज़ायरेबल डोमेन हो जाएगा। क्या यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। हमने कहा क्या है कि हम जब इन्फिनाइट के केस लेंगे तो हम लोग इसको एक्सक्लूड करेंगे, तो हम इन्फिनाइट के केस में ही एक्सक्लूड कर रहे हैं और कहीं भी एक्सक्लूड नहीं कर रहे हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक सभी को याद रहेगा, सभी को याद रहेगा। दूसरी रिस्ट्रिक्शन हमारे पास आती है, दैट इज़ स्क्वायर रूट फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन क्या आती है रेस्ट्रिक्शन। तो उसमें रेस्ट्रिक्शन ये आती है, सर मेरी बात सुनिएगा, कि स्क्वायर रूट हम लोगों ने हमेशा जो भी पढ़े हैं वो हमेशा पढ़े हैं किस फॉर्म में, स्क्वायर रूट जो भी पढ़े हैं अपने पॉजिटिव नंबर्स के पढ़े, निगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता है रियल नंबर सिस्टम में। जो भी निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है वो किस में करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम के तो हम फंक्शन पढ़ेंगे नहीं, हम फंक्शन किसके सिस्टम के पढ़ने वाले हैं, रियल नंबर सिस्टम के। तो हमें रियल में ही एग्जिस्ट करना है। तो रियल में एग्जिस्ट करने के लिए ही हम लोग क्या करने वाले होते हैं, हम लोग यहाँ पे एक नया स्क्वायर रूट फंक्शन, एक नए फंक्शन में भी हम लोग रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। हमने स्क्वायर रूट फंक्शन लिख दिया इन द फॉर्म ऑफ दिस px, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, अंदर कोई ना कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा होगा, मतलब ट्रांसेंडेंटल भी लिखा हो सकता है, ऐसा नहीं है, अलजेब्रिक भी लिखा होगा। अभी सब लोग सोच रहे होंगे ट्रांसेंडेंटल क्या होता है, ये अलजेब्रिक क्या बता रहे हैं। मैंने कहा यहाँ पे कोई ना कोई पॉलिनोमियल की फॉर्म में कुछ भी दिया हो सकता है। ट्रांसेंडेंटल का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में दिया हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म में दिया हो, तो वो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ट्रांसेंडेंटल फंक्शन की फॉर्म में दिया हो सकता है, ठीक। तो हमारे पास ऐसा कुछ भी लिखा है। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी डोमेन हम लेंगे, इस वाली डोमेन में जो px होगा, जो भी अंदर लिखा हुआ है स्क्वायर रूट के अंदर जो भी लिखा हुआ है, ये याद रखिएगा, वो हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही रहेगा। वो हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही रहेगा। हमेशा याद रखेंगे जब भी हमारे पास डोमेन की बात आएगी, जब भी हमारे पास डोमेन की बात आएगी। तो कहा सर इतना तो समझ में आ गया, लेकिन फिर से एग्जांपल तुम बता दो। तो मैंने कहा फिर से ऐसे ही ले लेता हूँ मैं, कि मैंने कहा fx मान लीजिए, लेट अस सपोज दैट हमारे पास ये लिखा हुआ है x-2, ठीक। तो ये जो हमारे पास लिखा हुआ है, पहली बात तो आप लोग ये देख के जान गए होंगे ये कैसा फंक्शन है, दिस इज़ स्क्वायर रूट फंक्शन। सभी लोग देख के जान गए स्क्वायर रूट फंक्शन, सभी लोग अच्छे से देख के जान गए कि ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट फंक्शन होगा। तो स्क्वायर रूट फंक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था कि स्क्वायर रूट के अंदर जो कुछ बवाल लिखा है वो हमेशा क्या होना चाहिए, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x2 को उधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमें पता चला कि x की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी या तो 2 से बड़ी होगी। क्या समझें आप लोग कि यहाँ पे क्या कहना मैं चाहता हूँ, डोमेन का मतलब क्या होता है, डिज़ायरेबल डोमेन का मतलब क्या होता है। तो ये हमारे पास डिज़ायरेबल डोमेन ही होता है कि हम क्या डिज़ायर करते हैं, मशीन क्या डिज़ायर करती है, जिस पे वो वर्क करेगी। और वर्क हमारा जो भी होगा पूरा अपने फंक्शन के केस में वो सारा का सारा वर्क इसमें होगा, रियल नंबर सिस्टम में होगा। इस चीज़ का आप लोग याद रखिएगा कि जो भी हमारे पास वर्क होगा वो किस में होगा, रियल नंबर सिस्टम में होगा। तो हमारा सारा काम होगा तो रियल नंबर के बेसिस पे ही होगा, आर के ही बेसिस में होगा। अगर कोई चीज़ हटी है तो उसको भी रियल नंबर से हटाना है, अगर कोई चीज़ ली गई है तो उसको भी रियल नंबर से ही लेना है, कोई नेचुरल नंबर या इंटीजर्स की फॉर्म में कुछ नहीं ले लेंगे, ठीक। तो ये हमारे पास 2 रेस्ट्रिक्शन आ जाती है अपने रिगार्डिंग डोमेन के लिए, अपने रिगार्डिंग डोमेन के लिए। अब बात आती है रेंज की। तो जो डोमेन रखा जाएगा उसी हिसाब से हमारे पास क्या आता है, रेंज आता जाता है। तो रेंज निकालने के लिए हम लोग करते क्या है, जैसे सपोज कर देते हैं कि हमारे पास, अच्छा सबसे अब बात आती है किसकी, फॉर रेंज। हम लोग किसकी बात करेंगे, फॉर रेंज कैलकुलेशन की। तो रेंज निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे,
सबसे पहला हमारे पास एल्गोरिदम होता है, जो हमारे पास फंक्शन दिया जाएगा वो दिया जाएगा y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में। जो भी हमारे पास फंक्शन दिया जाएगा वो किस फॉर्म में दिया जाएगा, y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में दिया जाएगा। अच्छा, y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में तो फंक्शन दिया जाता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो x होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, याद रखिएगा इस बात को कि जो x होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो y होता है उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, डिपेंडेंट वेरिएबल। उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, तो ये हमारे पास रिलेशन होता है, क्योंकि कैलकुलस में जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग फंक्शन सबसे पहले पढ़ेंगे, तो सबसे पहले ही हम लोग पढ़ेंगे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल सबसे पहले। चाहे हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ें, चाहे हम लिमिट पढ़ें, फंक्शन में भी हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, इन 4 टॉपिक्स 5 टॉपिक्स में हम लोग सबसे पहले डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ही पढ़ते हैं। अभी आप लोग ये रिलेशन याद रखिए कि x वाले वेरिएबल को हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, y वाले वेरिएबल को हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि x की वैल्यूज़ हम लोग इनपुट के तौर पर यूज़ करते हैं ना। भाई क्या होता है, x की वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, इनपुट के रूप में तय करते हैं। तो इनपुट तो हम कुछ भी रख सकते हैं डिज़ायरेबल डोमेन से, कुछ भी का मतलब ये नहीं कुछ भी रख देंगे। इनपुट हम डिज़ायरेबल डोमेन से कुछ भी रख सकते हैं, और डोमेन के अकॉर्डिंग जो रखेंगे उसी हिसाब से जो हमारा फंक्शन है वो आउटपुट देगा भाई, है। तो आउटपुट किस पे डिपेंड करता है, इनपुट पे। तो इनपुट ही हमारे पास इनपुट ही हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो आउटपुट ही हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि आउटपुट डिपेंड करता है किस पे, इनपुट पर। तो ये जो हमारे पास लिखा हुआ ये एक फंक्शन की मशीन थी। ठीक, तो ये हमने बताया कि आपको कि x हमारे पास इंडिपेंडेंट होगा, y हमारे पास डिपेंडेंट होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे। तो जब भी मैं डिपेंडेंट कहूँगा तो y होगा, जब भी मैं इंडिपेंडेंट कहूँगा तो वो x होगा। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग क्या बोलते थे, डोमेन बोलते थे, और डिपेंडेंट वेरिएबल जो हमारे पास आया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज, क्योंकि आउटपुट आएगा उसी हिसाब से जो सेट बनेगा वो हमारे पास रेंज होगा। तो पहली कंडीशन है रेंज निकालने के लिए हम लोगों को ऐसे करना है। ठीक, हम लोग करने क्या वाले हैं, सेकंड पॉइंट ये आ जाएगा, कन्वर्ट y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू एफ वाई। सबसे पहला काम होगा कि y इज इक्वल टू एफ एक्स जो हमारे पास फंक्शन लिखा हुआ है उसको x इज इक्वल टू एफ वाई की फॉर्म में क्या कर दूँ, चेंज कर दूँ। उसको x इज इक्वल टू एफ वाई की फॉर्म में क्या कर दूँ, चेंज कर दूँ। तो जैसे ही हम लोग इसको चेंज करेंगे ना, तो अब समझिए जो फंक्शन के अंदर लिखा होता है वो डोमेन होता है, और जो ऐसे लिखा होता है वो रेंज होता है। अब यहाँ पे क्या है, y एज अ डोमेन वर्क करेगा और x एज अ रेंज वर्क करेगा। अब मुझे ये बताइए कि हमने जो एक्सप्रेशन यहाँ लिया था वही एक्सप्रेशन यहाँ लिया है, तो डोमेन रखने पे जो y आने वाला था यहाँ रेंज, वही यहाँ डोमेन में उसी तरह बिहेव करेगा। जो यहाँ वैल्यू आएगी वही यहाँ वैल्यू रखी जाएगी। भाई यही तो बात है। मैंने कहा क्या है, एक मशीन है, मैंने मान लो एक मशीन कही है, एक ऐसी मशीन है जो रिवर्सिबल मशीन है हमारे पास, जो रिवर्सिबल मशीन है। मतलब अगर मैं कोई भी जैसे सर्कुलर ऑब्जेक्ट डालता हूँ तो यहाँ पे कोई ना कोई रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट निकलता है। अब मैंने मशीन को उल्टा कर दिया। उल्टा क्या कर दिया है कि अब मैंने इधर वाला मुंह इधर की तरफ कर दिया और इधर वाला मुंह इधर की तरफ कर दिया। तो इसका मतलब क्या होगा कि अब जो मशीन हमारे पास है वो आउटपुट को लेगी, जो आउटपुट निकलने वाला था उस वाले आउटपुट को लेगी, और जो इनपुट दिया जा रहा था वो देगी हमको। तो हम यहाँ पे अब रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट डालेंगे तो वो सर्कुलर ऑब्जेक्ट देगी। बात तो वही हुई ना कि जो यहाँ पे डोमेन दिया है तो उसी हिसाब से रेंज आ रहा था, और जो हमारे पास यहाँ पे रेंज आ रहा है, अगर मशीन को पलट देते हैं मशीन को, तो जो हमारे पास रेंज आ रहा था उसी को अगर हम यहाँ पे इनपुट की तरह बिहेव कराऊंगा तो हमको यहाँ पे डिज़ायरेबल आउटपुट मिलता रहेगा। भाई यही तो मशीन है ना, और कुछ तो है नहीं। तो मशीन की तरह सोचिए ना आप लोग कि यहाँ पे जो हमारे पास रेंज निकल रहा था सॉरी, वहीं हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, डोमेन की तरह वर्क करेगा। तो डोमेन में हम लोग रेस्ट्रिक्शन देख चुके हैं कि किस प्रकार से लगने वाली है, वैसे ही हम लोग क्या लगा देंगे, रेंज में रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे। बस यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेते बेटा, रेंज निकाल लेंगे अपने डिज़ायरेबल फंक्शन का। कहा सर समझ में नहीं आया, एक एग्जाम्पल बता दूँ। मैंने कहा बिल्कुल सर, एग्जाम्पल तो बिल्कुल बताएंगे, क्योंकि एग्जाम्पल से चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं। तो एग्जाम्पल वही ले लेता हूँ मैं, 1/x-2। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको मैं x बराबर एफ वाई की फॉर्म में
चेंज करूँगा। सबसे पहला काम मुझे ये करना है, तो मैंने कहा क्या, सबसे पहले काम आप लोग ये करिए कि मल्टीप्लाई करा दीजिए दोनों का क्रॉस। तो मैंने कहा ठीक है करा दिया सर। उसके बाद y जो मल्टीप्लाई में लिखा उधर डिवाइड में जा सकता है, तो मैंने कहा ठीक है सर ये भी हो सकता है। मैंने कहा यहाँ जो 2 लिखा हुआ है वो उधर जाके प्लस में हो सकता है, मैंने कहा बिल्कुल बात सही है कि हो सकता है। और मैंने कहा क्या है कि y में अगर मैं एलसीएम ले भी लूँगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने कहा बिल्कुल बात सही है। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। अब ये जो एक्सप्रेशन है वो x बराबर एफ वाई की फॉर्म में है या नहीं, पहले आप मुझे ये सूचित करिए कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा है वो x बराबर एफ वाई की फॉर्म में है या नहीं। मैंने कहा सर है। अब मुझे पता है ये रैशनल फंक्शन है भाई। x इज इक्वल टू हमारे पास जो आया है 1 + 2y डिवाइडेड बाई वाई, ये जो हमारे पास आया है ये हमारे पास जो फंक्शन है ये हमारे पास रैशनल फंक्शन है या नहीं। सबसे पहले लिखेंगे दिस इज़ अ रैशनल फंक्शन, है या नहीं। ये हमारे पास क्या है, रैशनल फंक्शन है। और रैशनल फंक्शन में हम लोग अभी डोमेन पढ़ के आए हैं। क्या बताता है डोमेन, डोमेन ये कहता है कि रैशनल फंक्शन अगर कोई भी है तो वो क्या कहता है कि डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू 0, कि डिनोमिनेटर हमारे पास 0 के बराबर कभी भी नहीं होना चाहिए, यही तो कहता है। तो डिनोमिनेटर क्या है, y कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर y 0 के बराबर नहीं तो y आएगा क्या, सारा खेल हम लोग किससे देखते हैं, रियल नंबर सिस्टम से। तो y हमारे पास आएगा क्या, सारा का सारा रियल नंबर आएगा, लेकिन क्या नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। अब हमने यहाँ पे जो डोमेन की तरफ वर्क कर रहा था वही उधर क्या कर रहा है, रेंज की तरफ वर्क कर रहा है। तो इस वाले फंक्शन का लिख देंगे सो y इज इक्वल टू x माइनस 2, y मतलब रेंज इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, रियल नंबर माइनस का 0। ये 0 नहीं देगा, 0 के अलावा सारी वैल्यूज़ देगा। अच्छा, ये जो हम सारा प्रोसेस कर रहे हैं ये हम लोग थ्योरेटिकल कर रहे हैं। इसी चीज़ को हम लोग किससे देख सकते हैं, इसी चीज़ को हम लोग देख सकते हैं किससे, अपने पर्टिकुलर ग्राफ से। सेम चीज़ को देख सकते हैं, मतलब सेम चीज़ हम लोग देख पाएंगे अपने पर्टिकुलर ग्राफ से। ग्राफ से तो कुछ छूट ही नहीं सकता सर, इसीलिए ग्राफ पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो हमने जैसे इसका रेंज निकाल लिया, ठीक। अब मुझे बताइए जो सेकंड केस हमने लिया था उसमें पॉसिबल क्या होगा। अब बताइए आप लोग, अब आप लोगों की बारी है कि आप लोग कैसे करते हैं। तो सेकंड केस लिया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कैसे आप लोग करेंगे। तो सेकंड केस हमने लिया था y इज इक्वल टू √x माइनस 2। हमने कहा क्या है, ये y बराबर fx की फॉर्म में लिखा गया। सबसे पहले आपको x बराबर fy की फॉर्म में चेंज करना है। तो पहले इसका स्क्वायर कर दो तो क्या आ जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 2 आएगा। उसके बाद क्या कर दूंगा, x बराबर y स्क्वायर प्लस 2 भाई आएगा, y स्क्वायर मतलब ये सारी बवाल आता रहेगा। अब बताओ मुझे रिस्ट्रिक्शन है क्या, कुछ बताओ मुझे, क्या इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन है, क्या इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन है कहीं, नहीं है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। क्या पता चला कि यहाँ पे रियल नंबर्स ही आएंगे, बस यहीं पे मात खा गया, बस यहीं पे मात खा गया। रियल नंबर पूरा नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स आते हैं इंक्लूडिंग 0, या आप कह सकते हैं नॉन निगेटिव आते हैं, नॉन निगेटिव रियल नंबर्स आते हैं सर इसके रेंज में। कैसे आते हैं समझना, मैंने कहा क्या है, इस बात को समझिएगा आप लोग। मैंने कहा क्या, स्क्वायर रूट में सारी वैल्यूज़ ली जाएंगी, वो कैसे ली जाएंगी, हमेशा पॉजिटिव ली जाएंगी, या तो 0 से मतलब px जो होगा वो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा। बस यहीं से आप लोग समझ सकते हैं कि जो हमने स्क्वायर रूट के अंदर क्वांटिटी 0 ली है या तो 0 से बड़ी ली है। तो 0 से बड़ी मतलब पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव लेंगे तो स्क्वायर रूट पॉजिटिव आएगा। कभी ये मत सोचना कि स्क्वायर रूट हमेशा प्लस माइनस वैल्यू देता है, बहुत गलत बात है, ये नहीं होता है। ये मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे कि कभी भी मान लीजिए एक्स स्क्वायर, मान लीजिए हमारे पास ये लिखा हो कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, इस बात को समझिएगा आप लोग। तो आप लोग ये कहते हैं कि x बराबर प्लस माइनस 5 होता है, प्लस माइनस √25, तो मतलब x बराबर प्लस माइनस 5 होता है। तो मैं कहूँगा नहीं होता, नहीं होता है, कभी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, समझिए इस बात को, समझिए। जब भी हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं ना, ये मॉड में प्रॉपर्टी हम बताने वाले थे, अभी आगे जब पढ़ाएंगे मॉड वाला फंक्शन तो उसमें हम लोग बताने वाले थे। लेकिन यहाँ पे समझिए कि जब भी हम लोग एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 लिखते हैं ना, तो समझिए कि हमारे पास प्लस माइनस आता क्यों है, क्योंकि हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं। कभी भी स्क्वायर शिफ्ट होकर उधर नहीं जाएगा, हम लोग लेंगे क्या, स्क्वायर रूट। जब भी हम स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ कभी प्लस माइनस नहीं आता है, कभी नहीं आता है, कभी भी नहीं आता है प्लस माइनस। बल्कि मॉड ये जो √x स्क्वायर है इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, मॉड ऑफ x, दैट इज इक्वल टू दी 5।
दैट इज इक्वल टू दी 5। ये सही है। और मॉड की वैल्यू प्लस का 5 कब होगी? ये तब होगी जब या तो 5 ले लें या तो -5 ले लें। ये हमारे पास सही मेथड है बेटे, वो हमारे पास सही मेथड नहीं है। इसीलिए मैं बता रहा हूं आपको, ये सही नहीं है, सही नहीं है, ये सही नहीं है। ये वाला मेथड कभी नहीं यूज करें। अलर्ट है, अलर्ट है भैया, अलर्ट है, ये अलर्ट है, ये अलर्ट है, रेड अलर्ट है हमारे लिए। कभी भी हम इस मेथड को यूज नहीं करते, ये हमारे लिए अलर्ट है, अलर्ट है, कभी नहीं यूज करेंगे। ये यूज करेंगे, ये सही है, ये अलर्ट नहीं है, ये सही है। इस वाले मेथड को हम लोग यूज करेंगे, ये सही है। इस वाले मेथड को हम लोग क्या करेंगे? यूज करेंगे। ये वाला बहुत बढ़िया मेथड है। उस मेथड को कभी हमें यूज नहीं करना है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा, कभी भी इस बात को भूल नहीं जाइएगा। अब याद रहेगा सभी को, ये मेथड नहीं होता है, हमेशा ये होता है स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव देगा, बट मॉड एक्स लगे होने की वजह से ये प्लस माइनस देता है, स्क्वायर रूट कभी निगेटिव नहीं देता है। अब बात फिर सही आ जाती है डोमेन रेंज की, कि स्क्वायर रूट जब कभी भी हमेशा पॉजिटिव देगा, जब कभी भी निगेटिव वैल्यू दे नहीं सकता है, तो क्या वाई कभी भी निगेटिव आ सकता है? वाई तो यहीं का हमारे पास एक्सप्रेशन का आउटपुट है, कभी नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि वाई हमेशा जो आउटपुट देगा वो क्या देगा? 0 से इनफाइनाइट की तरफ ही देगा। क्यों? अच्छा क्यों? क्योंकि हमने जब डोमेन निकाला था एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या थी? 2, और 2 से आगे बढ़ती चली जा रही थी। तो सबसे छोटी वैल्यू रखेंगे 2 - 2 तो कितना आएगा? 0 आएगा, और उससे बढ़ाते चले जाएंगे तो उससे बड़ी वैल्यू उनको मिलती चली जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास जो रेंज आता है बेटा अपने y का, वो हमारे पास आ जाएगा कितना? 0 से इनफाइनाइट। क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को, इसलिए मैं पूछता हूँ कि क्या यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है? होती है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या तो मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ तक हम लोगों ने डोमेन और रेंज देख लिया, बहुत ही अच्छी तरीके से देखा है। इस बात को आप लोग याद समझ में मतलब समझ सकते हैं किस तरह से हम लोगों ने आपको समझाया है, ठीक। तो ये अलर्ट है, ये आप लोग याद रखिएगा। अब बात आती है हमारे पास टाइप्स ऑफ फंक्शंस की। ये फंक्शंस होते क्या हैं? ये जो हम लोगों ने y बराबर fx के टाइप के फंक्शन पढ़े ना, ये कितने टाइप के होते हैं? अकॉर्डिंग टू दियर ग्राफ्स। याद रखिएगा, हम किसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं? अकॉर्डिंग टू दियर ग्राफ्स। 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहले हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। एक होता है अलजेब्राइक फंक्शन, ठीक। एक होता है ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस, ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। कहा सर समझा दो, ऐसे कैसे बता रहे हो? 2 होते हैं। मैंने कहा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप लोगों ने पढ़े हुए हैं भाई, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो इतने सारे पढ़े हुए हैं यार, एक भी नहीं याद है तुमको? हैं, कैसे नहीं याद है? हमने कहा ये हमारे पास है एक अलजेब्रिक और ये हमारे पास है एक ट्रांसेंडेंटल। कहा सर ठीक है। फिर मैंने क्या कहा कि अलजेब्रिक तो ठीक है, अलजेब्रिक के भी पार्ट होते हैं, अलजेब्रिक के भी पार्ट होते हैं। कौन कौन सा पार्ट होता है सर, बताइए आप लोग। तो सबसे पहला पार्ट हमारे पास आता है, उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शंस। पहला पार्ट आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल फंक्शंस। पता ही है, ax प्लस बी वाई मतलब सॉरी ax मतलब मैं बताना चाहता हूँ a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब, इसकी फॉर्म में जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन लिखे होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल फंक्शंस। नेक्स्ट हमारे पास आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभी अभी पढ़ के आए रैशनल फंक्शंस। अभी अभी हम लोग पढ़ के आए, क्या बोला था? रैशनल फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास आता है वो क्या है? इर्रेशनल फंक्शंस। नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इर्रेशनल फंक्शंस। अगला टाइप आता है हमारे पास पीस वाइज फंक्शन। कौन सा फंक्शन आता है? पीस वाइज फंक्शन। तो पहले तो इन चारों को आप समझ लीजिए कि ये हमारे पास 4 टाइप के फंक्शंस होते हैं। कौन कौन सा फंक्शन है? सबसे पहला हमारे पास फंक्शन आ जाता है कौन सा? पॉलिनोमियल फंक्शंस। कौन सा फंक्शन आ जाता है अपना? पॉलिनोमियल फंक्शन। उसके बाद आता है रैशनल फंक्शन, उसके बाद आता है इर्रेशनल फंक्शन, देन हमारे पास आता है पीस वाइज फंक्शन, ठीक। अब कहा सर अभी संतुष्टि नहीं मिली है, अभी पीस वाइज को भी हम लोग तोड़ेंगे, अभी हम लोग पीस वाइज को भी तोड़ेंगे। पीस वाइज का मतलब क्या है? टुकड़ों में बटा हुआ, टुकड़ों में बटा हुआ, समझ रहे हैं आप लोग? टुकड़ों में बटा हुआ, जिसके टुकड़े होते हो। जैसे
हम लोग के पास एक फंक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन। वो हमारे पास जो होता है टुकड़ों में होता है, टूटा टूटा, ठीक। ये सब होते हैं, आप लोग समझिएगा, ये टुकड़ों में बने हुए होते हैं, ठीक। और हमारे पास जो अगला फंक्शन आता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट पहले चलो से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये जो हमारे पास होता है उसको हम लोग बोलते हैं GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगला आता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? सिग्नम फंक्शन। इसको हम लोग डिनोट करते हैं SGM से, सिग्नम शॉर्ट फॉर्म में, ठीक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन के बाद जो बात आती है उसको हम लोग बोलते हैं लीस्ट इंटीजर फंक्शन या स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्मॉलेस्ट इंटीग्रल या इंटीजर फंक्शंस। इंटीग्रल भी लिख लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको हम लोग बोलेंगे SIF से, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास होता है जो कि लास्ट ही है, वो होता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये हमारे पास क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये हमारे पास इतने टाइप्स के क्या होते हैं? अपने फंक्शंस होते हैं। कौन से वाले? अलजेब्रिक वाले। अलजेब्रिक में कौन कौन से आएंगे? अब सभी लोग याद रखेंगे। अलजेब्रिक में कौन कौन से आते हैं? पॉलिनोमियल आते हैं, रैशनल आते हैं और इर्रेशनल आते हैं। याद रहेगा सभी को कि पॉलिनोमियल आता है, रैशनल आता है और इर्रेशनल आता है, ठीक। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है? पीस वाइज। भाई क्या है? पीस वाइज। तो पीस वाइज को भी हम लोगों ने कई कैटेगरी में बांटा है। उसमें क्या आता है? मॉडुलस आता है, सिग्नम आता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आता है, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन आता है और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस भी आते हैं। अच्छा, ट्रांसेंडेंटल क्या होता है? तो जो भी हमारे पास इसके अलावा फंक्शंस बचते हैं उसको हम लोग किस में लिखते हैं? ट्रांसेंडेंटल में। सबसे पहले है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। सबसे पहला क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, मेट्रिक फंक्शंस, ठीक। सेकंड हमारे पास आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ITF शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। थर्ड हमारे पास आता है लॉगरिथम, लॉग में आप लोगों ने पढ़ा होगा। थर्ड हमारे पास आता क्या है? अपना आ जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। याद रखिएगा ये चार फंक्शंस तो आप लोगों ने पढ़े ही हुए हैं, ये चार फंक्शंस तो पढ़े हुए हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक। तो ये हमारे पास फंक्शंस होते हैं, अपने पास बहुत ही अच्छे फंक्शंस होते हैं। इन्हीं सब फंक्शंस को हमें पढ़ना है बहुत ही अच्छे तरीके से और इन्हीं फंक्शंस के ग्राफ पढ़ने हैं। इन्हीं फंक्शंस से हम लोगों के पास क्वेश्चंस आते हैं, इन्हीं फंक्शंस से आते हैं, इन्हीं फंक्शंस से, ठीक। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे? अपने पर्टिकुलर फंक्शंस हो जाएंगे जिनके ग्राफ्स हम लोगों को पढ़ने हैं सबसे पहले, ठीक। सबसे पहले हम लोगों को इन्हीं के ग्राफ पढ़ने हैं। और ये जो सारे हमारे पास ग्राफ होते हैं, इन सभी ग्राफ्स को हम लोग पढ़ेंगे कैसे? इस चीज़ का भी आप लोग याद रखिए कि हम लोग पढ़ेंगे कैसे इन सारे ग्राफ्स को? अपने XY प्लेन में। कहाँ से पढ़ेंगे? XY प्लेन में। और वो भी ये कैसे रहेंगे? रियल फंक्शंस ही रहेंगे। ये कैसे रहेंगे बेटा? इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। ये कैसे फंक्शंस रहेंगे? रियल फंक्शंस रहेंगे। रियल फंक्शंस का मतलब क्या है? इनका डोमेन भी रियल नंबर होगा या उसका सबसेट होगा, इनका रेंज भी रियल नंबर होगा या तो उसका सबसेट होगा। तो इस चीज़ को हम लोग रियल फंक्शंस में पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे पास सम इम्पॉर्टेंट रियल फंक्शंस। सबसे पहला पॉइंट आता है सम इम्पॉर्टेंट रियल फंक्शंस। सबसे पहला फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे, उस फंक्शन का नाम क्या है? मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे। उस फंक्शन का नाम है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन सबसे अच्छा फंक्शन है, नाम से ही पता चल रहा है। ऐसा फंक्शन जिसकी वैल्यू हमेशा क्या रहे? कांस्टेंट। तो लेट कर लिया एफ बी अ फंक्शन हुज वैल्यू इज ऑलवेज कांस्टेंट। हमने मान लिया यहाँ पे क्या है? के, वेयर के इज एनी रियल नंबर। के हमारे पास क्या है? कोई ना कोई हमारे पास रियल नंबर होगा। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर इसको हम y बराबर के की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोनों चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। के एज अ एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूँ y बराबर 2, y बराबर 3, y बराबर 5/2, y बराबर -3, कुछ भी लिखा हो, ऐसा फंक्शन जो भी होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कांस्टेंट फंक्शंस बोले जाएंगे, ठीक। अब कहा गया इसका ग्राफ बना दो सर। तो एक ग्राफ पहले मैं बना लेता हूँ, उसको फिर कॉपी कर लेता हूँ, उसी में मैं फिर भिड़ता रहूँगा बार बार, ठीक।
तो ये हमारे पास वाई एक्सिस हो जाएगा और ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो जाएगा। ठीक, इसको मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास कॉपी हो गया। उसके बाद देखिए, ये हमारे पास अपना पर्टिकुलर एक्स वाई प्लेन है। अब मुझसे कहा क्या गया है, अब मुझे ये बताइए, मुझसे ये कहा गया है कि y इज इक्वल टू के कोई कांस्टेंट है। बताइए y इज इक्वल टू के क्या है, कोई ना कोई एक कांस्टेंट है। तो जब भी कोई एक कांस्टेंट होगा तो y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4 कुछ ना कुछ होगा। तो हमारे पास ये जो पर्टिकुलर ग्राफ होता है वो किसको दिखाएगा, एक स्ट्रेट लाइन को। किसको दिखाएगा, एक स्ट्रेट लाइन को। किसको दिखाएगा, एक स्ट्रेट लाइन को। ये जो स्ट्रेट लाइन हमारे पास आई है ये किसी ना किसी पर्टिकुलर अपने y इज इक्वल टू के की फॉर्म वाले किसी ना किसी एक्सप्रेशन को शो करेगी। y इज इक्वल टू के वाले किसी न किसी एक्सप्रेशन को वो शो करेगी। कैसे करेगी देखता हूँ, मैं बताता हूँ आप लोगों को। लेट अस सपोज दैट हमारे पास एग्जांपल लिख दिया मैंने। लेट अस सपोज दैट कि एग्जांपल हमने लिख दिया दो। पहला एग्जांपल मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू 3 बना दो, और दूसरा एग्जांपल भी हमने लिख दिया y इज इक्वल टू -3 बना दो। तो y एक्सिस पे 3 चलो, y की पॉजिटिव डायरेक्शन में 3 चलो, तो ये हमारे पास देख लो लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 3। y की निगेटिव डायरेक्शन में 3 चलो, तो ये देख लो लिखा हुआ है y इज इक्वल टू -3। ये कब कब आ रहे हैं आप लोग खुद ही देख के बता सकते हैं, ये कब कब आ रहे हैं। ये y इज इक्वल टू के है कब, व्हेन k इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये y इज इक्वल टू के है कब, जब k इज लेस देन 0 होगा। अच्छा मुझे ये बताओ, अब k इज ग्रेटर देन 0 आ गया, k इज लेस देन 0 आ गया, तो 0 कब आएगा। तो मैंने कहा आप लोग पागल हो गए हैं। x एक्सिस की जो इक्वेशन होती है वो कितनी होती है, y बराबर 0। तो ये एक ऐसा y बराबर k है जहाँ पे हमारे पास k की वैल्यू कितनी होती है, 0। ये हमारे पास ऐसा मतलब एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसमें k की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो ये हमारे पास अपने पर्टिकुलर इस वाले कांस्टेंट फंक्शन का क्या बन जाएगा, ग्राफ। अच्छा यही नहीं है, अभी और रुकना पड़ेगा इसमें देखने के लिए डोमेन। क्या यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन है, आप लोग मुझे बताएंगे क्या यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन हम लोगों ने सिर्फ 2 में पढ़ी है अभी, एक रैशनल में पढ़ी है, 2 में होती नहीं है, मैंने कहा पढ़ी है अभी रिस्ट्रिक्शन आएंगी कहीं ज़्यादा। तो डोमेन में के लिए रिस्ट्रिक्शन हम लोगों ने सिर्फ 2 जगह पढ़ी है, एक पढ़ी रैशनल फंक्शंस में और एक पढ़ी है स्क्वायर रूट फंक्शंस में। तो रैशनल भी नहीं है, स्क्वायर रूट भी नहीं, तो डोमेन कुछ भी नहीं होगा रिस्ट्रिक्शन में। तो इसलिए डोमेन हमेशा पूरा का पूरा रियल नंबर होगा। और अब बताओ मुझे, डोमेन के हिसाब से मैं चाहे जो कुछ रख दूँ, रेंज तो हमेशा सिर्फ एक ही आनी है ना। रेंज क्या होती है, वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू क्या है सिर्फ 3, y की वैल्यू क्या है सिर्फ -3, या y की वैल्यू क्या है सिर्फ 0। तो y बराबर k जो लिखा होगा वही रेंज होगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, k हमारे पास इसका रेंज हो जाएगा। अब यहाँ से एक पॉइंट हमें और याद रखना है कि एक ऐसे ही ऑब्जेक्टिव बेसिस पे याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि डोमेन ऑफ अ सिंगल डोमेन ऑफ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सभी के लिए कि डोमेन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज अ सिंगलटन सेट। कि ये जो हमारे पास फंक्शंस लिखे हुए हैं, वो जो फंक्शन का हमारे पास डोमेन लिख दिया, बताओ डोमेन लिख दिया यहाँ पे, डोमेन की जगह रेंज लिखो बेटा, रेंज आ रहा है, मैंने ही गलत लिख दिया सॉरी। यहाँ पे क्या होगा, रेंज। हाँ, तो जो रेंज है हमारे पास किसी भी अपने कांस्टेंट फंक्शन का, वो हमेशा क्या होता है, सिंगलटन सेट ही होता है। सेट सभी लोग पढ़ चुके हैं। तो ये हमारे पास अपने पर्टिकुलर इस वाले फंक्शन का क्या आ जाएगा, ग्राफ आ जाएगा। k कोई भी कांस्टेंट होगा, k इज ग्रेटर देन 0 है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन बनेगी ऊपर की तरफ, y की पॉजिटिव डायरेक्शन में। अगर k नेगेटिव है तो x के पैरेलल बनेगी y की नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे कि y इज इक्वल टू के जो हमारे पास लाइन लिखी हुई है, y इज इक्वल टू के जो हमारे पास लाइन लिखी हुई है, ये क्या है, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल हमारे पास कोई ना कोई एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन को अपना रिप्रेजेंट कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन क्या आता है, उसको हम लोग नाम देते हैं क्या, आइडेंटिटी फंक्शन। उसको हम लोग नाम क्या देते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा क्या होता है। तो अगला फंक्शन हमारे पास आ जाता है, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, आइडेंटिटी फंक्शन। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन। अच्छा, ये जो दोनों फंक्शंस आए हुए हैं, तो आप लोग सोचते होंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन में तो बताया नहीं सर हमने, नहीं सोचते होंगे क्या मास्टर है ये आदमी है, टाइप्स ऑफ फंक्शन में कुछ और बताता है, यहाँ कुछ और बताता है। अरे भाई साहब, ये जो पॉलिनॉमियल फंक्शन लिखे हुए हैं, इसी पॉलिनॉमियल में हमारे पास आता है कांस्टेंट वाला फंक्शन, और इसी पॉलिनॉमियल में हमारे पास आता है क्या,
अपना वो क्या कहता था, अरे याद नहीं आ रहा, कांस्टेंट फंक्शन, सॉरी, हाँ, अब कांस्टेंट था और दूसरा कौन सा था अभी बताया, आइडेंटिटी फंक्शन। इसी पॉलिनॉमियल में हमारे पास आता है क्या, आइडेंटिटी फंक्शन। इसी में हम लीनियर वाला बताते हैं अभी, तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, तो इसीलिए मैं 2 ही फंक्शन बता रहा हूँ पॉलिनॉमियल वाले में, ठीक। तो पहला था अपना कांस्टेंट, दूसरा क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी रिलेशन आप लोगों ने पढ़ा था, बताया था A, A टाइप के एलिमेंट्स होने चाहिए। बस यहाँ पे सेम एज इट इज़ होता है आइडेंटिटी फंक्शन। क्या कहता है, ये कहता है कि आइडेंटिटी फंक्शन बराबर होता है y इज इक्वल टू एक्स की फॉर्म में, जैसा x वैसा y, एज अ मिरर, एज अ मिरर। ये हमारे पास क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग fx बराबर x की फॉर्म में। पता तो है ये x हमारे पास कोई भी ना कोई रियल नंबर हो सकता है। क्या इसमें डिज़ायरेबल डोमेन वर लगेगा, मतलब रेस्ट्रिक्शन लगेगी? रेस्ट्रिक्शन हम लोगों ने सिर्फ अभी भी 2 टॉपिक्स पे पढ़ी है, मतलब 2 पॉइंट्स पे पढ़ी है। पढ़ी थी रैशनल में, और पढ़ी किसमें पढ़ी है बताएंगे सब लोग? हाँ, स्क्वायर रूट में पढ़ी है, और कहीं तो पढ़ी नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ स्क्वायर रूट और रैशनल के अलावा कहीं भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, ठीक। तो इसमें रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं, तो ये हमारे पास क्या होगा, डोमेन। तो डोमेन हमारे पास कोई रियल नंबर होगा। जब डोमेन पूरा रियल नंबर है और यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन हम x बराबर है 5 में भी नहीं प्राप्त कर रहे हैं, तो रेंज भी हमारे पास क्या होगा, पूरा का पूरा कोई ना कोई रियल नंबर ही होगा, ठीक। तो इतनी तो बात हो गई। अब बात आती है ग्राफ की। तो ग्राफ के लिए आप लोगों को एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ फिर से। ये हमारे पास कई सारी लाइन्स होती हैं, जैसे हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन पढ़ी है, हम लोगों ने क्या पढ़ी है, स्ट्रेट लाइन पढ़ी है या नहीं, सभी लोगों ने पढ़ी होगी बहुत ही अच्छी तरीके से। हमारे स्ट्रेट लाइन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ये होती है, हमारे स्ट्रेट लाइन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ये होती है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बेटे, क्या होती है, स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म। लेकिन हम लोग 4-5 तरीके की स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं। हम लोग क्या करते हैं, 4-5 तरीके की स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं। कैसी पढ़ते हैं समझिएगा इस बात को, मैं इसको डिलीट करके बताता हूँ। पहले स्ट्रेट लाइन आप लोगों को बता देता हूँ। तो स्ट्रेट लाइन आप लोगों ने पढ़ी होंगी, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ी होंगी, मैं जानता भी हूँ कि आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ी होगी। स्ट्रेट लाइन की हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन ये होती है। लेकिन 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 हम इस वाली इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं या नहीं? हम इस वाली इक्वेशन को इस पर्टिकुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं, कर सकते कि नहीं? जब भी कर लेंगे ऐसी फॉर्म में, तो उसकी जो हमारे पास ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, मैं आपको बताता हूँ बना के। उसका जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, हमारे पास कोई भी 2 लाइन्स होंगी, छोटा सा ही ग्राफ बनाता रहूँगा, और कोई भी हमारे पास यहाँ पे एक एक्स एक्सिस होगा। ये हमें बताता क्या इन्फॉर्मेशन, ये भी मैं बता देता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन हमें बताती क्या है कि ये ए बताएगा इंटरसेप्ट इन एक्स एक्सिस, इंटरसेप्ट इन एक्स एक्सिस ए बताएगा, और वाई हमें क्या बताएगा, इंटरसेप्ट इन वाई एक्सिस, इंटरसेप्ट 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 इन वाई एक्सिस। ये दोनों पर्टिकुलर हमारे पास टर्म जो है वो ये बताते हैं, ठीक। तो क्या कहा गया, लाइन कैसे बनेगी सर ये तो बताइए। मैंने कहा क्या है कि ए और बी कुछ भी हो सकता है, मतलब पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। जैसे हमने ये लाइन बनाई तो इसका मतलब क्या है, ए और बी दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव। इस वाली कंडीशन का मतलब है ए कामा बी बोथ आर पॉजिटिव। और यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, ये किसी ना किसी पर्टिकुलर ए को रिप्रेजेंट करेगी और ये किसी ना किसी पर्टिकुलर बी को रिप्रेजेंट करेगी। हाँ, ये पूरी ए और बी को रिप्रेजेंट करेगी, और ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हो जाएगा। अब कहा सर ये तो समझ गए, लेकिन आप बताइए तो कैसे, मतलब इसको बनाएंगे। तो बनाने के लिए आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जितनी भी लीनियर इक्वेशन दी जाएंगी, कोई भी मान लीजिए लीनियर इक्वेशन दी गई है, उसको हम लोग एक्स वाई में इस प्रकार से कन्वर्ट कर लेंगे, उसको हम लोग एक्स वाई में इस प्रकार से कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद करेंगे क्या, एक्स एक्सिस में देख लो कितना चल रहा है, वाई एक्सिस में देख लो कितना चल रहा है, बस उसको प्लॉट कर देंगे। जैसे हमने कहा अगर ये लाइन जाती है तो ये कब रिप्रेजेंट करेंगे सर, तो ये तब रिप्रेजेंट करेंगे जब ए हमारे पास निगेटिव हो और बी पॉजिटिव हो। ये तब रिप्रेजेंट करेंगे जब ए हमारे पास क्या हो, निगेटिव हो, और बी हमारे पास क्या हो, पॉजिटिव हो। क्योंकि एक्स एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन में चलेगा तो माइनस का ए होगा, वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है तो प्लस का बी होगा, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट आता है अपने पास, लो नेक्स्ट हमारे पास आता है ए और बी देख लिया है। तो यहाँ पे आता है अगला,
अगला भी आता है, अगला क्या आएगा, अगला क्या आएगा, अगला क्या आएगा, उसको देखेंगे। पहले इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मैं बार बार भूल जाता हूँ इसको कॉपी करना ना, हाँ फिर दिक्कत हो जाती है। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया। हाँ हाँ, तो इसमें हम लोग क्या बता रहे थे कि हमारे पास ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव तो ऐसी जाएगी, ए नेगेटिव बी पॉजिटिव तो ऐसी जाएगी। थर्ड कंडीशन आती है कि जब लाइन ऐसे जाए यूँ। अब यूँ कब जाएगी, यूँ तभी जाएगी जब ए और बी बोथ आर कैसे हो, निगेटिव। यहाँ भी ए चल रहा हो, यहाँ भी बी चल रहा हो, ठीक। तो नेक्स्ट हमारे पास आएगी, नेक्स्ट क्या हो जाएगी अपनी, जब एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो, भाई वही देखेंगे ही हम लोग, ठीक। तो इसमें हमारे पास जो लाइन है, लेट अस सपोज दैट यहाँ से जा रही, ठीक, जा कहाँ से रही, यहाँ से रही। तो यहाँ से अगर जा रही तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ए चलेगा और यहाँ पे क्या चलेगा, बी चलेगा। तो ये तब आएगा जब ए पॉजिटिव होगा, बी निगेटिव होगा। ये 4 कंडीशंस हैं हमारे पास स्ट्रेट लाइन की। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे, ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। बस अब मैं कहना चाहूँगा कि अभी यही स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन बहुत बड़ा टॉपिक है, चैप्टर है हमारे पास। दूसरी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हम लोग जो पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं y = mx वाली लाइन। ये हमेशा मैं बता दूंगा, मतलब बता रहा हूँ आपसे, बता दूंगा क्या, पासेस थ्रू ओरिजिन। ये हमेशा कहाँ से पास करेगी, हमेशा पास करेगी कहाँ से, ओरिजिन से। अब ओरिजिन से पास होने वाली इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन्स हो सकती हैं, ओरिजिन से पास होने वाली इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन्स हो सकती हैं। तो उस इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन्स में ही ऐसी एक लाइन होगी y = mx वाली फॉर्म में। और जो m होता है ना, वो होता है tan थीटा के बराबर, जिसको हम लोग स्लोप के नाम से जानते हैं। m जो होता है वो tan थीटा के बराबर होता है और जिसको हम लोग स्लोप के नाम से जानते हैं। ये तो पर्टिकुलर अगर आप लाइन से याद रखेंगे तो लाइन बनाने में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, ग्राफ में तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। ग्राफ आप लोग बहुत ही जल्दी बना सकते हैं इसमें, मतलब बहुत जल्दी बना लेंगे, विदिन 2 मिनट्स, मतलब मैक्सिमम 2 मिनट्स आप लोग को लगेगा तो, ठीक। तो ऐसे हम लोग बना सकेंगे। अब आते हैं टॉपिक पे हमारे पास जो फंक्शन था उसका नाम था हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसमें f(x) बराबर होता है x के, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। रेस्ट्रिक्शंस कोई था नहीं तो हमने इसीलिए क्या लिख दिया डोमेन में, रियल नंबर। जब रियल नंबर रखा जा रहा है, रियल इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल आपस में बराबर है, तो जो रखा जाएगा वही आउटपुट मिल जाएगा, जो रखा जाएगा वही आउटपुट में क्या होगा, मिल जाएगा। एज अ मिरर इमेज आप लोग समझ सकते हैं, मैंने भी बताया था शायद आप लोगों को, मिरर इमेज की तरह बिहेव करता है। तो इसका ग्राफ क्या बनेगा उसको देखते हैं सभी लोग, ठीक। मैंने कहा, क्या कहा है अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले अभी बताया है कि y = mx वाली जो लाइन होती है वो जाती है कहाँ से, ओरिजिन से। क्या ये जो हमारे पास y = fx वाली लाइन लिखी हुई है, सॉरी y = x वाली लाइन लिखी हुई है, ये इस फॉर्म की नहीं है, इन द फॉर्म ऑफ y = mx, इस फॉर्म की लिखी हुई है या नहीं। m क्या है, x का कोफिशिएंट, x कोफिशिएंट क्या है 1, m बराबर यहाँ पे क्या है 1, तो tan थीटा बराबर क्या आएगा 1, थीटा बराबर कितना होगा 45। तो 45 डिग्री से जाती हुई एक लाइन खींच दो। ये थीटा होता कहाँ से है ये भी मैं बता देता हूँ, एंगल फ्रॉम पॉजिटिव x एक्सिस टूवर्ड्स पॉजिटिव x एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो हमारे पास एंगल होगा वो हमारे पास क्या होगा, π/4। एंटी क्लॉकवाइज सभी लोग जानते हैं, क्लॉकवाइज सभी लोग जानते हैं। अब इतनी छोटी सी बात तो बताने की ज़रूरत होगी नहीं मुझे लगता है। तो ये हमारे पास जो लाइन जाएगी वो जाएगी कहाँ से, ओरिजिन से। ये जाएगी कहाँ से, ओरिजिन से। तो ये जो हमारे पास पर्टिकुलर लाइन है ये रिप्रेजेंट करेगी अपने किसको, y = x के फॉर्म को। ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, y = x के फॉर्म को। तो ये x एक्सिस हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, y एक्सिस हो जाएगा। देन हमारे पास ये जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन लिखा है ये हमारे पास लाइन किसकी, y = x की है। और ये जो हमारे पास एंगल आया है दैट इज़ थीटा = π/4 या फिर 45। तो ये हमारे पास y = x की एक लाइन है। यहाँ पे सारे एंगल से याद रखेंगे, ये एंगल कितना हो जाएगा 135, वो 45 है तो ये कितना हो जाएगा 135। तो ये एंगल्स है, डोमेन देख लिया है, रेंज देख लिया, और कुछ तो मैंने बताया नहीं था वहाँ पे। तो ये हमारे पास पर्टिकुलर अपने एक्सप्रेशन का ग्राफ हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो ये हमारे पास क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन होता है। नेक्स्ट फंक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास जो है वो अपने पास बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन।
जिसको हम लोग बोलते हैं क्या है, मॉडुलस फंक्शन। मतलब मॉडुलस फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, ये ऐसे फंक्शंस है जो आप लोगों को रटे होने चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ रटे इन द सेंस कि आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। रटे इन द सेंस ये नहीं कि सारा चीज़ रट लिया है, रटे इन द सेंस ये है कि सारे कॉन्सेप्ट का आपको मुँह ज़बानी पता होना चाहिए। जैसे हमने ऐसे बोला नहीं कि आपने तुरंत बकना चालू कर दिया, बस ये हमारे पास मॉडुलस फंक्शन के लिए होना चाहिए। ठीक, होता क्या है, इस चीज़ को मैं समझाता हूँ आप लोग के लिए कि कैसे लिखते हैं इसको। सबसे पहली बात तो है कि इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। सबसे अच्छी बात है इसका रिप्रेजेंटेशन ये, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। अब कहा गया ये तो हो गया, वैल्यू कैसे निकालेंगे इसकी, तो मैं बता देता हूँ कि जो मॉड एक्स होता है वो दो टाइप्स की वैल्यू देता है। मॉड एक्स क्या करता है, दो टाइप्स की वैल्यू देता है, एक प्लस का एक्स देता है और एक माइनस का एक्स देता है। कब कब देता है, प्लस का एक्स देता है ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पे, और माइनस का एक्स देता है एक्स इज लेस देन 0 पे। अब बात आती है यहीं से पीस वाइज फंक्शन की। मैंने बताया था पीस वाइज फंक्शन, मैंने अभी भी बताया आपको पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन ये हमारे पास यही होता है, ये हमारे पास क्या है, पीस वाइज फंक्शन। ठीक, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो x रहेगा, x अगर लेस देन 0 है तो वो क्या बन जाएगा, माइनस एक्स। कैसे कहा है, समझ में नहीं आया सर। मैंने कहा क्या, लेट अस सपोज दैट हमने यहाँ पे मॉड ऑफ 2 ले लिया है, तो जो x लिखा है मतलब मॉड के अंदर जो लिखा है वो 0 से बड़ा है या नहीं, हमने कहा हाँ 2 0 से बड़ा होता ही है, तो ये हमेशा क्या आ जाएगा, x लिखेंगे क्या, बिकॉज 2 जो लिखा है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा है। कोई दिक्कत, तो हमसे कहा क्या गया था कि इसके मॉड के अंदर जो कुछ लिखा है उसे देखो। ठीक है, हमने कहा ठीक है सर, हमने लिख दिया माइनस का पाई। अब बताइए मॉड के अंदर जो लिखा है वो निगेटिव है या नहीं है, तो हम लिखेंगे क्या कि ये जो हमारे पास लिखा हुआ है ये वाला थिंग ये हमेशा लेस देन 0 है, तो हम लिखेंगे क्या, ये तो आएगा ही, इसके साथ में क्या आ जाएगा, माइनस आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसी वजह से हमारे पास दोनों आउटपुट हमेशा क्या आते हैं, पॉजिटिव। दोनों आउटपुट हमेशा क्या आते हैं, पॉजिटिव आते हैं। अच्छा, हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर हम लोग इस चीज़ को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं कभी कभी, मैक्सिमम ऑफ x कॉमा माइनस एक्स। मतलब ये चीज़ हमारे पास क्या है, एक्सप्रेशन को समझने के लिए है कि क्या क्या इसको रिप्रेजेंट हम लोग कर सकते हैं। ये एक्सप्रेशन को मतलब एक्सप्रेशन के अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग कम ना कर देना इन एक्सप्रेशन को अलग अलग समझने के लिए। ठीक, मतलब ये अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो मॉड एक्स को हम लोग लिखेंगे एक्स और माइनस एक्स की फॉर्म में। एक्स तब आएगा जब पॉजिटिव वैल्यू आएगी मॉड के अंदर, और माइनस एक्स तब आएगा जब हमारे पास क्या आएगी, लेस देन 0 वैल्यू आएगी। लेस देन 0 आएगा, हमेशा याद रखना कौन सी वैल्यू आएगी, लेस देन 0 आएगा। ठीक, तो हमारे पास वो हो जाएगा अपना माइनस का एक्स। ठीक, तो इसको हम लोग जब समझेंगे तो हमारे पास क्या होता है, ये मॉडुलस फंक्शन हो जाएगा। मॉड एक्स को ऐसा लिखेंगे, ऐसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारे पास मॉड एक्स की प्रॉपर्टी होती है। ग्राफ जब हम लोग बताएंगे तो ग्राफ क्या बोलता है, समझिएगा इस बात को। ग्राफ हमारे पास क्या होगा, ग्राफ हमारे पास दो लाइन्स होंगी। लेट अस सपोज दैट कि ग्राफ हमारे पास दो लाइन होंगी। सर कौन कौन सी लाइन होगी, मैं बताता हूँ। एक तो x आएगी, कब आएगी, जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। एक आएगी माइनस एक्स, कब आएगी, जब x लेस देन 0 होगा। x क्या है हमारे पास, डोमेन। x क्या है हमारे पास, डोमेन। ठीक, तो हमारे पास जो ये लाइन है, ये जो लाइन है वो यूं बनेगी। ये हमारे पास पॉजिटिव x के लिए, ये क्या है हमारे पास पॉजिटिव x के लिए। और जब हम निगेटिव x के लिए बनाएंगे तो क्या करेंगे, समझिएगा इस बात को। जब हम लोग निगेटिव x के लिए बनाएंगे तो मैंने सोचा इसको रोटेट कर लेता हूँ ऐसे, तो रोटेट होएगी नहीं है। 1 सेकेंड, फ्लिप नहीं, फ्लिप इधर नहीं करना है मुझे, फ्लिप उधर करना है, मिरर, दैट इज़ द मिरर। बस बन गई। ये हमारे पास जो फंक्शन होता है वो किसके लिए होता है, अपने फंक्शन होता है, अपने मॉड एक्स का फंक्शन होगा। तो ये हमारे पास दो पर्टिकुलर लाइंस आएंगी, दो लाइंस होंगी, समझिएगा इस बात को। ये जो लाइन है वो रिप्रेजेंट करेगी y बराबर x वाली को, और ये जो रिप्रेजेंट करेगी वो y बराबर माइनस एक्स वाली लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। क्योंकि यहाँ जो हमारे पास पर्टिकुलर एरिया है वो किसका है, x इज़ ग्रेटर देन 0 का है, और इधर जो एरिया है वो हमारे पास किसका है, x इज़ लेस देन 0 का। ग्रेटर देन 0 में अलग रिलेशन रहेगा, लेस देन 0 में अलग रिलेशन रहेगा। ये जो हमारे पास कर्व बन जाता है, ये टोटल कर्व किसको दिखाता है, y इज इक्वल टू मॉड x को। और जो पर्टिकुलर दो लाइन्स हैं वो दिखाती किसकी, एक लाइन दिखाती है किसको, y इज इक्वल टू x को, और दूसरी लाइन हमें किसको रिप्रेजेंट करती है, y इज इक्वल टू माइनस के x को। और ये 0,0 से होकर जाएगी, मतलब 0,0 इसका आउटपुट होगा, 0,0 इसके सेट में होगा।
अब बात आती है डोमेन की। रिस्ट्रिक्शन तो सर कोई है नहीं, बात आती है डोमेन की, तो रिस्ट्रिक्शन हमारे पास कुछ है नहीं, तो सारा का सारा रियल नंबर हमारे पास इसका क्या होता है, डोमेन होता है। सेकंड थिंग, रेंज की अगर मैं बात करूँ तो ग्राफ देख के आपको क्या पता लग रहा है? आप देखिए ग्राफ से मैं बताऊँगा आप लोगों को। हाँ बताइए, ये ऊपर जा रही है, ये भी ऊपर जा रही, तो नीचे की कोई y की वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी, मतलब निगेटिव तो आना नहीं है। स्टार्ट कहाँ से कर रहा, जीरो से, और जीरो से लगातार इंक्रीज करता चला जा रहा, 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 कहाँ तक जा रहा, इनफाइनाइट पे। तो ये जो रेंज होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, हमेशा जीरो से इनफाइनाइट के बीच में। इसका जो रेंज होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, जीरो से इनफाइनाइट के बीच में इसका रेंज होगा। और यहाँ पे ये भी बात आप लोग याद रखिएगा कि हम लोग यहाँ पे सीधा ये भी कह सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। जो मॉडुलस होगा वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो ही रहेगा। तो मॉड के अंदर कोई भी क्वांटिटी लिखी हो, कोई मैटर नहीं करता है कि क्या लिखा हुआ है, वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, जीरो को इंक्लूड करके। तो ये हमारे पास पर्टिकुलर कर्व हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोग स्ट्रेट लाइन के रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो ये जो हमारे पास है एंगल बना रहा है 45 डिग्री, ये जो यहाँ से यहाँ तक बना रहा है वो बना रहा है 135 डिग्री। और ये दोनों लाइंस आपस में कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है। ये भी यहाँ से यहाँ तक क्या बन रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। तो ये एंगल्स के रिस्पेक्ट में इन्फॉर्मेशन है। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं, क्योंकि अभी लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, शायद आप लोगों को टॉपिक फिर समझ में ना आए। तो मैं लेक्चर को इतना ही रखूँगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और कोई भी अगर डाउट आता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कमेंट लगभग जल्द से जल्द देने का प्रयास करता हूँ, या फिर आप लोग मुझे टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन करके आप लोग मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हैं, और वहाँ से मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।